अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आपको ईवीएस थर्ड क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने क्लास थर्ड के वीडियो पर इतने सारे लाइक्स दिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके, आज हम ईवीएस फोर्थ देखते हैं। देखिए, ईवीएस फोर में फर्स्ट लेसन में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, यहाँ से पूछ सकता है कि कौन सा प्लेयर कौन से खेल से ताल्लुक़ रखता है, तो इसलिए हम एक मरतबा इसको देख लेते हैं। देखिए, फ़र्स्ट कौन है ये? मेरी कॉम। ओके, मेरी कॉम का ताल्लुक़ कौन से खेल से है? मेरी कॉम का ताल्लुक़ है बॉक्सिंग से। ओके, नेक्स्ट है मिथाली राज। मिथाली राज का ताल्लुक़ है क्रिकेट से। और विश्वनाथ आनंद का ताल्लुक़ किससे है? चेस से। साइना नेहवाल बैडमिंटन। सानिया मिर्ज़ा टेनिस। गगन नारंग शूटिंग। कन्नम मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग। और कोनीरो हेम्पी कोनीरो हेम्पी इसका ताल्लुक़ है चेस से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना बेहतर होगा। ओके, हार और जीत खेल का एक हिस्सा समझकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करना जज्बा खैर सगाली कहलाता है। क्या कहलाता है? गेम ख़त्म होने के बाद, क्रिकेट मैच ख़त्म होने के बाद खिलाड़ी एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, चाहे वो जीते हो या हारे हो। जो टीम हार चुकी होती है वो जीतने वाली टीम को विश करते हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? जज्बा खैर सगाली। ओके, खैर सगाली कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि हम जानवरों को ना कान के लिहाज से दो हिस्सों में दर्जबंद कर सकते हैं। जानवरों के कान अंदर और बाहर हो सकते हैं। ओके, जिन जानवरों के कान नज़र आते हैं, यानी जिनके कान बैरूनी तौर पर होते हैं, नज़र आते हैं, इनकी जिल्द पर बाल होते हैं। ओके, इनकी जिल्द पर बाल होते हैं और ऐसे जानवर बच्चे पैदा करते हैं। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ऐसे जानवर जिनके कान बाहर नज़र आते हैं, उनके जिल्द पर बाल होते हैं और जानवर बच्चे पैदा करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऐसे जानवर जिनके कान नज़र नहीं आते, यानी उनके अंदरूनी कान होते हैं, उनकी जिल्द पर पाए जाते हैं, बाल नहीं पाए जाते, बल्कि पर पाए जाते हैं, या फिर जिल्द पर बाल होते हैं ना, पर होते हैं। ओके, ऐसे जानवर अंडे देते हैं। ठीक है, ऐसे जानवर क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ओके, जानवरों की जिल्द और इनके कानों की खसूसियत की बिना पर हम कह सकते हैं कि वो बैजाजा है या बच्चाजा है। यानी उनके हम कानों की खसूसियत के हिसाब से कह सकते हैं कि जिसके कान बाहर होते हैं वो क्या है? बच्चाजा है, और जिनके कान अंदर होते हैं वो क्या है? बैजाजा है। अब बैजाजा और बच्चाजा किसे कहते हैं? देखिए, बैजाजा का मतलब क्या है? अंडे देने वाले जानवर। और जो बच्चे पैदा करते हैं वो कहलाते हैं बच्चाजा जानवर। ओके, बच्चाजा बैजाजा। अगर क्वेश्चन आपको आया जिनके कान बाहर नज़र आते हैं वो बैजाजा होते हैं या बच्चाजा होते हैं? क्या होते हैं वो? जिनके कान बाहर नज़र आते हैं वो क्या होते हैं? बच्चाजा होते हैं। ओके, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी लिहाज से बन सकता है। ओके, 3-4 लिहाज से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि बच्चाजा के कान अंदर होते हैं या बाहर होते हैं, बैजाजा के कान बाहर होते हैं या अंदर होते हैं, और जिनके कान अंदर होते हैं वो बैजाजा होते हैं या बच्चाजा होते हैं। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखें, एक मरतबा फास्ट देख लेंगे हम। यहाँ पर कौन क्या है? यहाँ पर देखिए, हिरन क्या है? इसके कान बाहर है, तो इसके जिस्म पर क्या है? बाल है, और ये क्या बच्चे पैदा करती है। और यहाँ पर शेर है, सेम, ये भी सेम। ओके, ये भी क्या है? बच्चाजा। और क्या है यहाँ पर? ये बच्चाजा है, इसके कान बैरूनी है, इसके भी कान बैरूनी है, बच्चाजा है। और बाकी के सब यहाँ पर क्या है? बैजाजा है। ओके, ये सारे इनके कान देखिए, कान नज़र नहीं आ रहे, इसके भी कान नज़र नहीं आ रहे, इसके भी 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 नहीं आ रहे, इसके आ रहे, ये भी क्या है? बच्चाजा है। और इसके भी कान नज़र नहीं आ रहे, इसके भी कान नज़र नहीं आ रहे, ये जितने भी राइट है ये क्या है? बच्चाजा है, बाकी के यहाँ पर बैजाजा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन से जानवर मादूम हो चुके हैं? कौन से जानवर मादूम हो चुके हैं? मादूम जानवर का मतलब क्या? ऐसे जानवर जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, जो पहले रहते थे लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी नस्ल ख़त्म हो चुकी है, उन्हें हम कहेंगे मादूम जानवर। ओके, वो मादूम जानवर कौन से हैं? डायनासोर। ओके, कौन से हैं ये? डायनासोर। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारे मुल्क का कौमी जानवर कौन सा है? ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन बाज़ लोगों को मालूम नहीं होता, इसलिए मैं इंक्लूड कर दी इसको। ओके, कौन सा है वो? शेर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, कौन से जानवर झुंड की शक्ल में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं? ओके, ये 4th क्लास का क्वेश्चन है, ये सारी बुक 4th क्लास की ही है ना। तो यहाँ पर देखिए, कौन से जानवर झुंड की शक्ल में ज़िंदगी गुजारते हैं? जंगलों में ज़िंदगी कौन गुजारते हैं यहाँ पर? हाथी। ओके, हाथी झुंड की शक्ल में ज़िंदगी गुजारते हैं। इनके अलावा और भी जानवर हैं जो झुंड की शक्ल में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन हाथियों से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नोट करना ज़रूरी है। देखिए, जंगलों में ज़िंदगी गुजारने वाले हाथी झुंड की शक्ल में रहते हैं। एक झुंड में तकरीबन 10 से 12 हाथी और इनके बच्चे रहते हैं। ओके, इनमें अक्सरियत मादा हाथियों की होती है। जो झुंड में रहते वो मादा हाथी होते हैं। मादा हाथी मीन्स फीमेल हाथी रहते। ओके, नर हाथी 15 साल की उम्र तक झुंड की शक्ल में रहते हैं और 15 साल की उम्र के बाद वो झुंड से अलहदा हो जाते हैं। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 15 साल के जो भी मेल हाथी होते हैं वो 15 साल के रह तक एज ए बच्चे के ऐसा वो ग्रुप में रहते, उसके बाद 15 साल के बाद वो झुंड से अलग हो जाते हैं। तो झुंड में कौन रहते हैं? फीमेल हाथी, और उसके अंदर कौन रहते हैं? 15 साल तक के हाथी के बच्चे रहते। ओके, आम तौर पर इस झुंड की रहबरी कौन करती है? बड़ी उम्र की हथनी करती है, मीन्स फीमेल हाथी करती है। ओके ओके, ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से पढ़िए, यहाँ से कौन सा भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शेर के बच्चे किस किस्म का शिकार करते हैं? हम सबको पता है कि शेर अकेला शिकार करता है ना। सबको पता है कि शेर अकेला शिकार करता है। हमने ये कहावत भी सुनी है कि शेर अकेला शिकार करता है, जबकि भेड़िए, ओके, भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन शेर के बच्चे ग्रुप में शिकार करते हैं। ओके, शेर के बच्चे ग्रुप में शिकार करते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि शेर के बच्चे किस किस्म का शिकार करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? ग्रोही शिकार करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट, ये बिया नामी परिंदा है। ओके, बिया नामी कौन सा परिंदा घोंसला बनाता है? ओके, क्या है ये? घोंसला बनाता है। बिया नामी कौन सा परिंदा घोंसला तैयार करता है? हर परिंदों में क्या होते हैं? मेल और फीमेल होते हैं, है ना। मेल और फीमेल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबका काम अलग अलग होता है परिंदों में। ओके, हशरात में वगैरह सबके काम अलग अलग बांटे हुए होते हैं, जानवरों में भी। तो यहाँ पर क्या होता है? मेल बिया परिंदा, ये परिंदे का नाम क्या है? बिया। ओके, बिया नामी परिंदा, मेल परिंदा घोंसला बनाता है। ठीक है, परिंदे का काम क्या होता है? घोंसला बनाना, और फीमेल परिंदे का काम होता है उस घोंसले में अंडे डालना। ओके, ये ऑलरेडी टेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, क्या होता है? बिया नामी कौन सा परिंदा घोंसला तैयार करता है? यहाँ पर मेल परिंदा क्या करता है? यहाँ पर घोंसला तैयार करता है, यानी नर परिंदा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेलफोन टावर से निकलने वाली रेडियाई लहरों से कौन से परिंदे मादूम हो रहे हैं? कौन से परिंदे मादूम हो रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर देखिए, चिड़िया क्या हो रहे हैं? सेलफोन की वजह से, सेलफोन टावर से जो भी रेडियस निकलते हैं, रेडियाई मौजें निकलती हैं, रेडियो वेव्स निकलते हैं, उसकी वजह से कौन मादूम हो रहे हैं? चिड़िया मादूम हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिकोरी, डिकोरी मीन्स ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं ना, इस तरह से चींटी की तरह होते हैं, तो इनका नाम है डिकोरी। ओके, हम में भी इसको बरड़ बोलते हैं ना। तो डिकोरी का घर क्या कहलाता है? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ईवीएस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 4th और 5th क्लास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4th और 5th क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। ओके, तो देखिए क्या है यहाँ पर? डिकोरी का घर क्या कहलाता है? डिकोरी का घर घरोंदा कहलाता है। ओके, डिकोरी का घर घरोंदा कहलाता है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए, और सिर्फ
मादा डिकोरिया ही घर बनाती है। ओके, यहाँ पर घर कौन बना रहे? जिस तरह से क्वेश्चन पहले पूछा गया था ना 2016 में, बिया परिंदा कौन सा परिंदा घर बनाता है, तो वहाँ पर क्या था? नर परिंदा। तो यहाँ पे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी डिकोरी घर बनाती है, नर या मादा, तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते कि यूजुअली मादा डिकोरी ही बनाती होंगी बोल के, नर डिकोरी बनाती होंगी बोल के। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर मादा डिकोरी घर बनाती है। ठीक है, यहाँ पर कौन बना है? मादा, यानी फीमेल डिकोरी घर बनाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई थिंक आप लोग इस परिंदे को जानते होंगे। ओके, ये परिंदा क्या है? तेलंगाना तेलंगाना का रियासती परिंदा कौन सा है? ओके, तेलंगाना का रियासती परिंदा कौन सा है? इसका नाम है नीलकंठ। क्या है इसका नाम? नीलकंठ पालापिट्टा। ओके, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी टेट में आया हुआ है। ओके, पालापिट्टा नीलकंठ तेलंगाना का रियासती परिंदा है। दशहरा त्यौहार के रोज नीलकंठ को देखना तेलंगाना की तहजीब व तमद्दुन का हिस्सा है। बाज़ लोग नीलकंठ को देखने को खुशहाली और खुशबख्ती समझते हैं। ये एक नादर परिंदा है। ओके, ये नाम अच्छे से याद रखना चाहिए कि नीलकंठ या फिर पालापिट्टा, दो में से कौन सा भी ऑप्शन पूछ सकता है। ओके, नीलकंठ उर्दू का नाम है और पालापिट्टा तेलुगु में नाम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4th क्लास 5th क्लास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना छोटा सा छोटा पॉइंट भी रहा ना तो उसे भी पढ़ना बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन 4th में से बहुत आते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है? इल्मुल तयूर किसे कहते हैं? ओके, इल्म तयूर किसे कहते हैं और माहिर इल्म तयूर कौन है? तयूर के माने हैं परिंदे के। ओके, इल्म तयूर मतलब परिंदों के बारे में साइंसी मुतालिया करना। ओके, परिंदों के बारे में साइंसी मुतालिया करना क्या कहलाता है? इल्मुल तयूर कहलाता है। ओके, इल्मुल तयूर कहलाता है। ठीक है, फिर से अच्छे से याद रखें इसकी। इल्मुल तयूर का मतलब है, तयूर का माने है परिंदा, इल्मुल तयूर मतलब परिंदों के बारे में साइंसी मुतालिया करना इल्म तयूर कहलाता है। और इसके माहिर इल्म तयूर कौन है? माहिर इल्म तयूर सालिम अली है। ओके, इनका नाम है सालिम अली और ये ना सिर्फ इंडिया के बल्कि दुनिया भर के मशहूर इल्मुल तयूर है ये। ओके, इन्हें बर्डमैन भी कहा जाता है। ओके, डॉक्टर सालिम अली जिन्होंने परिंदों के बारे में काफ़ी साइंसी मुतालिया किया, हिंदुस्तान के मशहूर माहिर इल्म तयूर हैं। इन्होंने परिंदों के बारे में बहुत तहकीकात की और किताबें लिखी। इन कारनामों के बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम कर लिया गया। इन्होंने कई अवार्ड्स हासिल किए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, चींटियों के कौन से किस्में होते हैं? ओके, देखिए चींटियाँ मक्खियाँ के ना, इनमें अलग अलग किस्म की मक्खियाँ होती हैं और हर एक का काम अलग अलग होता है। ओके, तो चींटियों की ना 4 किस्में होती हैं। ओके, चींटियाँ ग्रुप में ज़िंदगी गुजारती और अलग अलग किस्म की चींटियाँ रहती और ये अलग अलग किस्म की चींटियाँ अपना काम अलग अलग करती हैं। तो इनमें देखिए चींटियाँ मिसाली समाजी जानवर हैं। ओके, मिसाली समाजी जानवर कौन है? यहाँ पर चींटियाँ हैं। इनके ग्रुप में नज़्म व ज़ब्त और काम करने की तक़सीम होती है। यहाँ पर क्या होती है? इनकी काम करने की तक़सीम होती है इनकी। ओके, इनके ग्रुप में कौन कौन सी चींटियाँ होती हैं? इनके ग्रुप में रानी चींटियाँ, ओके अच्छे से पॉइंट डाउन कीजिए, रानी चींटियाँ, नर चींटियाँ और मजदूर चींटियाँ होती हैं। ओके, 3 ही किस्म की चींटियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 3। ओके, रानी चींटियाँ, नर चींटियाँ और मजदूर चींटियाँ। ओके, तो रानी चींटियाँ का काम क्या होता है? अंडे देना होता है। रानी चींटी क्या करती है? अंडे देती है और इनकी हिफाजत करना और बच्चों को ग़िज़ा फ़राहम करना। ओके, फिर बिल तैयार करना और इनकी मरम्मत करना जैसे काम मज़दूर चींटियों का होता है। रानी चींटियों का काम सिर्फ अंडे देना होता है, जबकि इनके बच्चों की हिफाजत करना, ग़िज़ा फ़राहम करना और बिल तैयार करने का काम किसका होता है? मज़दूर चींटियों का होता है। चींटियाँ अपने बिलों को बनाने के लिए मिट्टी के ज़रिए छोटे छोटे फुट्टे तैयार करती है और बिलों में मौजूद हर एक खाने को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करती हैं। चींटियाँ ग़िज़ाई अशिया को अपने जबड़ों के ज़रिए कतरते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चींटी ग़िज़ा की तलाश के लिए चींटी ग़िज़ा की तलाश किसकी मदद से करती है? यानी कौन से जिस्म की हिस्सा है उसका, उससे जैसे कि हम नाक से महसूस कर सकते हैं कि ग़िज़ा कहाँ पर रखी हुई है। सबका ढूँढने का अलग अलग तरीक़ा रहता है ना। बिल्ली का है, ढूंढ के स्मेल करके वो सूंघ लेती है कि ग़िज़ा कहाँ पर रखी हुई है। तो ये चींटियाँ किस तरह से अपनी ग़िज़ा की तलाश करते हैं? तो ये लोग किससे करेंगे? ये मुहास के ज़रिए।
ओके, किसके ज़रिए? मुहासे के ज़रिए। मुहासे किसे कहेंगे? मुहासे मतलब एंटीना। ये जो चींटी के सामने के ये जो दो होते हैं ना, ये वाले, ओके, इसे हम क्या कहेंगे? एंटीना। इसकी मदद से चींटी ग़िज़ा की तलाश करती है और वो ग़िज़ा की तला एक दूसरे को देते हैं। एंटीना की मदद से ग़िज़ा की तला एक दूसरे को देते हैं और चींटी अपने वज़न से कम 50 गुना वज़न उठा सकती है। ओके, ये नंबर वाली चीज़ें अच्छे से याद रख लेना। कितने गुना उठा सकती है? 50 गुना उठा सकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, कौन से जानवर झुंड में ज़िंदगी गुजारते हैं? कौन से जानवर झुंड में गुजारते हैं? जैसे कि हम पहले हाथी भी देख चुके हैं। हाथी, शेर, बंदर और परिंदे झुंड में ज़िंदगी गुजारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करने वाले तमाम जानवर एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ओके, ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने वाले तमाम जानवर क्या होते हैं? एक दूसरे पर ज़िंदगी बसर करते हैं। चाहे इंसान हो या फिर जानवर हो या फिर परिंदा हो, वो तन्हा ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। एक दूसरे पर इन्हिसार होता है। उसे हम क्या कहेंगे? हयाती तनु कहेंगे। क्या कहेंगे? हयाती तनु कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। खतरे से दो चार अनवा कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। कौन कौन से हैं? खतरे से दो चार अनवा कौन से हैं? शेर, बब्बर और चीता। 2016 में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था जिसको मैं भी रॉन्ग करके आई। ठीक है, खतरे से दो चार अनवा कौन से हैं? तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था? खतरे से, इनमें से खतरे से दो चार अनवा कौन से नहीं है? कौन से नहीं है मतलब इसको हम ऐसा पढ़ लेते कि खतरे से दो चार अनवा तो शेर है। सबसे पहले तो कौन क्या कम है अपने पास? ज़्यादा, शेर कम है। तो यहाँ पर अपने बुक में 4th क्लास की बुक में ये 3 चीज़ें दे दी गई थी। तो यहाँ पर वो क्या ऐड कर दिया था? एक और लोमड़ी ऐड कर दिया। तो कौन सी नहीं है वो? तो यहाँ पे पहले शेर दिखते ही शेर को टिक कर दिए। ओके, शेर वहाँ पे नहीं पे ऑब्जर्व नहीं करके क्या कर दिया? यहाँ पर शेर को टिक कर दिए थे। ठीक है, इसलिए ना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हम जो चीज़ें अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, वहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। क्या समझ जाते? ये तो पढ़े हुआ है ना, बोल के जल्दी से टिक कर देते। तो यहाँ पर क्या है? नहीं है, तो वहाँ पर आंसर करेक्ट लोमड़ी था। लेकिन यहाँ पर करेक्ट क्या है? यहाँ पर कौन कौन है यहाँ पे? खतरे से दो चार, अच्छे से याद रखिए कि शेर, बब्बर और चीता ये खतरे से दो चार अनवा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी जगह जहाँ खतरे से दो चार अनवा, ओके, खतरे से दो चार अनवा का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ओके, उसे क्या कहा जाता है? सेंचुरी कहा जाता है। स्पेशली सेंचुरीज़ में क्या करते हैं? हम बर्ड्स की हिफाजत करते हैं और एक नेशनल पार्क्स भी होते हैं। ओके, नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, ओके, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ में हम क्या करते हैं? जानवरों की हिफाजत करते हैं जो खतरे से दो चार अनवा है। इनके अंदर उन्हें रख के उनकी तादाद को बढ़ाया जाता है। ओके, ताकि फ्यूचर में वो मादूम ना हो जाए। तो इसलिए ये कौन काम करती है? ये हुकूमत काम करती है। तो ये स्पेशली नेशनल पार्क्स में सभी जगह यहाँ पर भी जानवर होते हैं, यहाँ पर भी जानवर और परिंदे दोनों जगह दोनों होते हैं। लेकिन सेंचुरीज़ में ज़्यादा बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, और नेशनल पार्क्स में ज़्यादा जानवर यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा जानवर पाले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, गौर से देखिए यहाँ पर भी। तुराई, करेला और चमेली के तने नाजुक होने की वजह से वो ज़मीन पर फैलते हैं या किसी दरख्त या सहारे की मदद से नमो पाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? बेलें। ओके, बेलें तो नॉर्मल चीज़ें हम सबको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर टिपिकल क्या था? यहाँ पर गेंदा, मिर्ची और गुलाब। देखिए इतना बारीकी से क्वेश्चन बनाते हैं लोग। ओके, गेंदा, मिर्च या फिर गुलाब के तनों पर एक साथ शाखें फूटती है, इन्हें हम पौधे या फिर झाड़ियाँ कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लिया गया था। तो इसीलिए क्लास वाइज देखिए वीडियो लंबा होता जा रहा है। ओके, बट आपको टाइम देना है। आपको ना ये वीडियो देखने के बाद कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं पूरे छोटे से छोटे, बारीक से बारीक सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर ले रही हूँ। ओके, तो आपको दूसरा और ना तो वीडियो देखने की ज़रूरत है, ना तो आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सारे के सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर कवर कर ले रही हूँ। इसलिए वीडियो अगर लंबा भी हो जाए तो आप मुकम्मल इसे देखें, पॉइंट्स ना छोड़ें। ओके, देखिए यहाँ पर कितना कितना डीप में, कितना छोटे छोटे पैराग्राफ से यहाँ पर क्वेश्चन निकाले देखो ये लोग। ओके, तो यहाँ पर क्या आया था? गुलाब किस किस्म का पौधा है? ओके, झाड़ी है या फिर पौधा है या फिर पेड़ है, इस तरह से क्वेश्चन आया था कुछ। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे? गेंदा, मिर्च और गुलाब। मे भी यहाँ से डीएससी में भी क्वेश्चन आया था। ओके,
इट मीन्स TRT में। गेंदा, मिर्च और गुलाब, ये 3 चीज़ें अच्छी याद रखना है अपने को। गेंदा, मिर्च और गुलाब ये तीनों झाड़ियों की मिसाल है। किसकी मिसाल है ये? झाड़ियों की। क्योंकि बेलों की मिसाल हम सबको समझ में आती है, लेकिन झाड़ियाँ किसको बोलते हैं अपने को ये मालूम नहीं है। ओके, और दरख्त भी बोलते हमें समझ में आता। ओके, तो बेल, झाड़ी, दरख्त 3 किस्म की दर्जेबंदी की गई प्लांट्स की। ऐसे तो अलग अलग दर्जेबंदी अलग अलग किस्म की है, लेकिन इस बुक में जो यहाँ पर बेसिक दी गई वो क्या है? हर्ब्स, शब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स मीन्स पौधे, झाड़ियाँ और दरख्त। तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर? ये तो बेलें हो गई, ये तीनों क्या में किसके अंदर आएंगे? झाड़ियों के अंदर आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इमली, आम, पीपल का तना बहुत बड़ा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से हम इनसे लकड़ी और चोबीना हासिल करते हैं। ओके, हमें चोबीना किससे हासिल होता है? हमें चोबीना दरख्तों से हासिल होता है। ओके, दरख्तों से। कौन से? इमली, आम, पीपल का तना, जैसे बड़े बड़े दरख्त होते हैं ना, उनसे हमें क्या हासिल होता है? चोबीना हासिल होता है। चोबीना मीन्स लकड़ी, लकड़ी और चोबीना हासिल होता है। ये छाँव भी देते हैं, ये दरख्त कहलाते हैं। बेलों, झाड़ियों और दरख्तों के बारे में आप जान चुके हैं, और हर एक की 2 मिसालें लिखिए। ये छोड़ दें, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? पत्ते के कौन से हिस्से, ओके, पत्ते के कौन से हिस्से में ग़िज़ा तैयार होती है? पत्ते के कौन से हिस्से में ग़िज़ा तैयार होती है? सॉरी, पौधे में आना चाहिए था यहाँ पर। ओके, पौधे में। पौधे के कौन से हिस्से में ग़िज़ा तैयार होती है? पौधे के पत्ते में ग़िज़ा तैयार होती है। ओके, पत्ते में ग़िज़ा तैयार होती है। पत्ते में हरा रंग किस वजह से होता है? ओके, पत्ते में हरा रंग सब्ज़ माया, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्ते में सब्ज़ माया क्लोरोफिल की वजह से होता है। और पौधे जो ग़िज़ा तैयार करते हैं किसकी मदद से करते हैं? ये सब्ज़ माया या फिर क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से ही ग़िज़ा अपनी तैयार करते हैं। ओके, और क्या होना चाहिए पौधे को ग़िज़ा तैयार करने के लिए? पौधे को ग़िज़ा तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल, और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए? सूरज की रोशनी। ओके, सूरज की रोशनी, और क्या चाहिए हमें? पानी। ओके, इतनी चीज़ें पौधे को ज़रूरी है ग़िज़ा तैयार करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल रफलेशिया है। ओके, रफलेशिया है, ये तो सबको पता होगा, लेकिन इसके बारे में और भी डिटेल्स देख लेंगे एक बार। दुनिया का सबसे बड़ा फूल रफलेशिया है, जिसका कुत्र कितने मीटर है? 7 से 10, जिसका कुत्र 1 मीटर। ओके, जिसका कुत्र मीन्स उसकी चौड़ाई कितनी है ये? ओके, यानी फूल है ना, उसको हम नापे तो कितना होता है ये पूरा 1 मीटर का होता है। ओके, फूल है ये। ओके, फूल 1 मीटर का है, और वज़न 7 से 10 किलोग्राम आना चाहिए था एक्चुअल में, यहाँ पर 7 से 10 किलोग्राम का होता है। इस फूल से कैसी बो आती है? ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, कौन से फूल से? सड़े हुए गोश्त की बदबू आती है। ओके, कौन से फूल से आती है? रफलेशिया से। रफलेशिया फूल से सड़े हुए गोश्त की बदबू आती है, जो कि 2 किलोमीटर तक महसूस होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ना फूल के डिफरेंट किस्में दी हुई हैं। ये ना थोड़ा डिफरेंट किस्म के फूल हैं, जिसके ना आप नाम ये नहीं समझ सकते फ्लावर का नेम है। ओके, तो इसलिए अगर क्वेश्चन में दिया गया कि दिए हुए नेम्स में से कौन सा फ्लावर का नेम है, तो यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो क्या देखें क्या क्या है यहाँ पर? फ्लेसीफ्लोरा, बॉटल ब्रश और बर्ड ऑफ पैराडाइज। तो ये क्या है? फ्लावर्स के नेम है। तो यहाँ पर देखिए फेसीफ्लोरा फिर भी समझ में आया कि फ्लावर का नेम है। बॉटल ब्रश हमने, क्योंकि ये बॉटल ब्रश के जैसा फ्लावर है इसलिए इसका नाम बॉटल ब्रश है। हम गेस भी नहीं कर सकते कि बॉटल ब्रश एक फ्लावर का नाम भी हो सकता है एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर देखिए बर्ड ऑफ पैराडाइज, ऐसा लग रहा है कि कोई होटल का नेम है, लेकिन ये क्या है? ये एक बर्ड का नेम है। ओके, तो यहाँ पर हमें मुश्किल नहीं होना चाहिए कि किसी भी जगह से अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के अपन काबिल रहना। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? कौन से पौधे के बीज छोटे होते हैं? यहाँ पर देखिए कौन से पौधे के बीज छोटे होते हैं? आम, नारियल या फिर बरगद के। तो यहाँ पर देखें, बरगद का पेड़ सबसे बड़ा पेड़ है यहाँ पर। ओके, आम के पेड़ से, नारियल के पेड़ से, और कई पौधों से बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर
प्लांट और बीज के प्लांट्स के बीच में, प्लांट्स के हाइट्स के बीच में और उनके बीजों के बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं रहती। ओके, यहाँ पर बरगद का पेड़ इतना बड़ा है इसका, लेकिन इसके बीज कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। जबकि नारियल का प्लांट कैसा है, छोटा है, लेकिन इसके बीज कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए बरगद के बीज कैसे होते हैं, छोटे हैं। इस तरह से तो क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर पूछ लिया गया तो भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन बन सकता है कि नारियल का जो बीज होता है किस किस्म का होता है। नारियल का बीज किस किस्म का होता है, खौलदार होता है। ओके, नारियल का बीज खौलदार होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बीजों को तनबियत पाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यानी बीज को एक प्लांट में चेंज होने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हवा, पानी और सूरज की रोशनी। जब ये चीज़ें से मिल जाती है तो एक बीज प्लांट में ग्रो होने लगता है। ओके, एज ए प्लांट ग्रो होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए कौन से बीज गेहूं के साथ हमारे मुल्क आ गए। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पार्थनियम। ओके, पार्थनियम क्या है, एक ऐसा प्लांट है जो कि अपने पास गलियों में जहाँ भी खाली जगह होती है ये उग जाता है। आप सबने देखा होगा पार्थनियम। ओके, जब अमेरिका से हमारे मुल्क को गेहूं दरामद की गई, यानी जब अमेरिका से गेहूं लाया गया तो उस गेहूं के साथ वीट पार्थनियम के बीज भी इसके साथ आ गए। ठीक है, ये हमारा इंडिया का प्लांट नहीं होता। ठीक है, यहाँ का प्लांट नहीं है ये अमेरिका का प्लांट है जो कि बीजों के साथ गेहूं के बीजों के साथ हमारे पास आ गया। और इसका नाम क्या है, पार्थनियम। पार्थनियम का एक और नाम क्या है, कांग्रेस वीड भी कहा जाता है इसको। ये सड़कों के किनारे में अकनाफ में खाली जगहों पर और खेतों वगैरह में उगता है। और इससे हमें क्या प्रॉब्लम होती है, ये क्या है, अच्छा प्लांट नहीं है। ये प्लांट क्या है, डेंजरस है। इससे हमें होती है फेफड़ों की, आँख की और जल्द की बीमारी। जब भी हम ऐसे झाड़ों के पास जाएं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, वरना इससे हमें फेफड़ों की, आँख की और जल्द जैसी बीमारियां होती हैं। तो इसके ये प्लांट का कौन सा पार्ट, ओके, क्या उसका बीज, उसका पोल, कौन सा हिस्सा ये बीमारियां फैलाता है, तो ये उसका देखिए जर रेशा, उसका जर रेशा ये बीमारियां, फेफड़ों की, आँख और जल्द की बीमारियां फैलाता है। ओके, जर रेशा मीन्स स्टेमेंस होते हैं ना प्लांट्स में, फ्लावर्स के अंदर स्टेमेंस होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जर रेशा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हवा के ज़रिए बीजों का इंतशार की मिसाल क्या है। देखिए यहाँ पर आग का पौधा क्या है, आग, आग मतलब ये जो प्लांट होता है ना, ये आग का पौधा है। ठीक है, इंतशार का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए इंतशार का मतलब फैल जाना। ओके, बीज क्या होते हैं, प्लांट से निकलकर अलग अलग तरह से इंतशार पाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। तो हर पौधे के क्या है, कोई जानवरों के ज़रिए फैलता है, कोई हवा के ज़रिए, कोई पानी के ज़रिए। इस तरह के अलग अलग प्लांट्स के बीज अलग अलग तरह से इंतशार पाते हैं। तो यहाँ पर कौन से बीज इंतशार पा रहे हैं, यहाँ पर आग के बीज हवा के जरिए इंतशार पा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंतशार से आपको 5 किस्म के इंतशार मिल जाएंगे, 6th क्लास में है ये, लेकिन अब फिलवक्त तो यहाँ पर 4th क्लास में 2-3 ही आए, उसे देख लेते हैं हम। ठीक है, हवा के जरिए इंतशार पाने वाले बीज की किस्म क्या है, आग का पौधा। ओके, आग के फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेम है क्वेश्चन, यहाँ पर देखें, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन देखें हम, जानवरों के ज़रिए इंतशार पाने वाले बीज की मिसाल। जिस तरह से हम हवा के ज़रिए देखें, अब जानवरों के ज़रिए, तो ये देखिए गोखरू है। गोखरू मतलब इस तरह के कांटेदार बीज होते हैं। ये कांटेदार बीज क्या करते हैं, जानवर जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनसे चिपक जाते हैं। ओके, जब झाड़ों में से जानवर गुजरते हैं तो उनके ज़रिए चिपक जाते हैं, चिपक के फिर वो दूसरी जगह जाकर जहाँ पर बैठ जाते, वहाँ पर ये बीज वहाँ पर गिर जाते, तो यहाँ से प्लांट वहाँ पर उग जाता नया प्लांट। इसी को हम क्या कहते हैं, बीजों का इंतशार। ओके, कौन सा है ये, गोखरू। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश तेलंगाना के कौन से सिमत में वाक़ है। ओके, ये है सिमतों के लेसन से 5th क्लास के। ये ना पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि रियासत कर्नाटका तेलंगाना की किस सिमत में वाक़ है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम सिमत देखते हैं, मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जुनूब, जब हम ठहर कर देखते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल हम देखते हैं वो अलग होता है, नक्शे का मशरिक़, मग़रिब, शुमाल, जुनूब अलग होता है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश इस सिमत में वाक़ है, यहाँ पर ऊपर साइड वाक़ है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा जाएगा, शुमाल आएगा।
ओके, यहाँ पर कौन सा आएगा, शुमाल आएगा। ठीक है, यहाँ पर मशरिक़ मगरिब कहाँ पर है, यहाँ पर हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ही डिफरेंट है। ओके, जब हम पेपर पर मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब की डायरेक्शंस डालते हैं तो ये हमारे नॉर्मल ठहर के देखने में और ये देखने में, ठीक है, हमारे नॉर्मल लाइफ और पेपर लाइफ में यहाँ पर मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है मशरिक़। ओके, ये है मशरिक़, ये डायरेक्शन में। ठीक है, आप पेपर पे अज्यूम कर लीजिए कि आपके राइट हैंड साइड पे क्या होता है, मशरिक़ होता है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होता है मगरिब। ओके, मगरिब, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। ओके, मैक्सिमम आता है। इस एग्ज़ाम के अलावा, टेट के अलावा कई सारे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, मशरिक़ में कौन सी रियासतें हैं, मगरिब में कौन सी रियासतें हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ये मशरिक़ है, ये मगरिब है, और शुमाल कहाँ पर होगा, ऊपर शुमाल होगा, ठीक है, नीचे जुनूब होगा। ठीक है, इस तरह से हमारी जो रियासत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, चेन्नई, तमिलनाडु वगैरह है, हम कहाँ आते हैं, जुनूब में आते हैं। इसीलिए जो भी हमारी ये रियासतें हैं वो क्या कहलाती है, जुनूबी रियासतें कहलाती हैं। जबकि कश्मीर, ओके, कश्मीर, पंजाब, ऊपर के जितने भी रियासतें हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब में आते हैं, शुमाल में आते हैं। ओके, शुमाल में आते हैं, जुनूब शुमाल। फिर मगरिब में कौन कौन सी रियासतें आती हैं, जैसे कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो कि हिंदुस्तान के कौन से साइड है, मतलब कौन से साइड है वो है मगरिब साइड। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर हम बोलते हैं मगरिबी बंगाल। ओके, जो हमारा बंगाल होता है इंडिया के मैप में, वो होता है मगरिब में। मगरिबी बंगाल कहा था उसको, लेकिन एक्चुअल में वो मगरिब नहीं होता, वो मशरिक़ साइड है। उसी में मशरिक़ और मगरिबी बंगाल कुछ अलग है शायद वहाँ पर, इसलिए उसमें कुछ रीज़न है वहाँ पर, उसको हम मगरिबी बंगाल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ ये होता है कि यहाँ पर बंगाल को मगरिबी बंगाल कहा जाता है, इसलिए ये मगरिब होगा, ये मशरिक़ होगा। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होता है, तो ये गलत है कि यहाँ पर मशरिक़ है और इधर साइड मगरिब है। ओके, पेपर पे ऊपर साइड शुमाल आता है, नीचे साइड जुनूब आता है, और अपने राइट हैंड साइड पर मशरिक़ और लेफ्ट हैंड साइड पर मगरिब। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस तरह से हम, ये मशरिक़ हो गया, ये मगरिब हो गया, ये शुमाल और ये जुनूब। ओके, जब हमें चार पता हो जाते हैं तो हम दोनों को मिलाकर, ये दोनों का बीच का ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, दोनों के बीच में आने वाली रियासत है, ना तो मशरिक़ में होती है, ना तो मगरिब में, शुमाल में, जुनूब में, एग्जैक्ट डायरेक्शन में ना हो कि इस तरह के डायरेक्शन में हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, जुनूब मशरिक़। यहाँ पर जो भी रियासतें आएंगी उसको क्या कहेंगे हम, जुनूब मशरिक़, शुमाल मशरिक़। ठीक है, दोनों का मिला के बोलना है, ये शुमाल है, ये मशरिक़ है, तो क्या बोलेंगे हम, शुमाल मशरिक़। फिर यहाँ पर देखिए, ये शुमाल है, ये मगरिब है, तो हम क्या बोलेंगे, शुमाल मगरिब। ओके, इस तरह से ये भी क्या है, जुनूब मगरिब, जुनूब मशरिक़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे तेलंगाना का नक्शा है, जहाँ पर हम यहाँ पर, अरे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऊपर से जितने भी रियासतें आएंगी उसको हम बोलेंगे शुमाली रियासतें, इसको बोलेंगे हम जुनूबी रियासतें, नीचे जो भी होगी जुनूबी रियासतें होगी, और हमारे साइड में जुनूबी रियासतों में जो भी आएगी उसका हम बोलेंगे, यहाँ पर आएगा मशरिक़, सॉरी मगरिब, यहाँ पर आएगा मशरिक़। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि क्या आप जानते हैं 2 जून 2014 को 29 रियासत के तौर पर हमारी रियासत तेलंगाना का वजूद अमल में आया। ठीक है, तेलंगाना रियासत का वजूद में आई 2014। ओके, 2014 क्या डेट थी उस दिन, 2 जून 2014 को हमारी रियासत अमल में आई। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। 2 जून 2014 को हिंदुस्तान की 29वीं रियासत के तौर पर हमारी रियासत तेलंगाना का वजूद अमल में आया है। ओके, 2 जून 2014। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पहले प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। ठीक है, झोपड़ी का निशान क्या पूछा गया था, मुसल्लिस शक्ल किस चीज़ को ज़ाहिर करती है। ओके, कौन सी इमारत को ज़ाहिर करती है, तो मुसल्लिस किसको ज़ाहिर करती है, झोपड़ी को ज़ाहिर करती है। देखिए, इतने सिंपल क्वेश्चंस हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इसमें से भी क्वेश्चन आएगा।
ठीक है, इसीलिए ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ पर देखें अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर देखिए पुख्ता मकान, पुख्ता मकान यानी मुरब्बा, मुरब्बे की अलामत किसकी है वो तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर पुख्ता मकान की है। ओके, इस तरह से अगर अलामत दी गई अलामत किस चीज़ की है बता आप इसको पहचान सकना। ओके, पहाड़ की अलामत किस तरह की है, जो इस तरह की अलामत है इसको हम क्या बोलेंगे, पहाड़ की अलामत है। ये स्कूल की अलामत है, अलामत अच्छे से देख लें। ये मंदिर की अलामत है, ये दवाखाने की अलामत है, ये पोस्ट ऑफिस की अलामत है, ये तालाब की अलामत है। ओके, ये अलामत एक मतलब अच्छे से देख लें फिर से। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए क्या है, शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मग़रिब। ओके, ये अलामत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन से पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, एक मतलब अच्छे से देख लें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल के तहत आने वाले दफ्तर कौन से हैं। मंडल के तहत आने वाले दफ्तर कौन कौन से हैं, क्या देखिए क्या है जवाब इसका, हर मंडल में क्या क्या होता है, मंडल प्रजा परिषद। ओके, मंडल प्रजा परिषद, ओके, मंडल प्रजा परिषद का दफ्तर, और तहसीलदार दफ्तर, तहसीलदार ऑफिस, इब्तदाई सेहत का मरकज़, एग्रीकल्चर दफ्तर, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस और पुलिस स्टेशन जैसे इदारे, समाजी इदारे। ओके, समाजी इदारे पाए जाते हैं। मंडल के तहत आने वाले कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मंडल के तहत कौन से दफ्तर आते हैं, ज़िले के तहत कौन से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के तहत कौन से आते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4th में और 5th में इस तरह के चैप्टर्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसके तहत कौन से काम आते हैं वो भी पूछे जाते हैं, और ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, मंडल प्रजा परिषद का दफ्तर, तहसीलदार ऑफिस, इब्तदाई सेहत का मरकज़, एग्रीकल्चर दफ्तर, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सब किसके तहत आते हैं, मंडल के तहत आते हैं। ये क्या है, समाजी इदारे हैं। ओके, ये क्या है, ये समाजी इदारे हैं। नेक्स्ट देखिए, ज़िले के तहत आने वाले दफ्तर कौन कौन से हैं। ज़िले के तहत कौन कौन से आते हैं, जो हम देखें वो मंडल से ऊपर लेवल के है यहाँ पर ज़िला। ज़िले के तहत कौन कौन से आते हैं, ज़िला कलेक्टर ऑफिस, ज़िला परिषद ऑफिस, ज़िला अस्पताल और जैसे कई समाजी इदारे पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राशन कार्ड में जिस्म के कौन से हिस्से की तस्वीर ली जाती है। जब भी आप राशन कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कौन सी तस्वीर ली जाती है, अपने आँखों की तस्वीर ली जाती है ना। वहाँ पर जब आँखों की तस्वीर ली जाती है तो कौन से स्पेशल पार्ट, आँखों का कौन सा पार्ट होता है जो लिया जाता है, किसका लिया जाता है, आइरस का लिया जाता है। ओके, आइरस ये क्या है, आँख का एक हिस्सा है जो राउंड होता है ना आँख में, बड़ा वाला। ओके, वो क्या होता है, आइरस कहलाता है। वो आइरस में क्या होता है, जैसे कि ये है आइरस। ओके, ये आइरस, ये जो एरिया मैं लकीरें डाल रही हूँ ना वो क्या है, आइरस। आइरस में क्या होता है, जाल होता है। ओके, ये जाल होता है, आइरस आँख के अंदर ये जाल होता है। ये सबके अंदर अलग अलग होता है, जैसे हमारा थंबनेल अलग अलग होता है सबका। ओके, फिंगरप्रिंट जिस तरह से सबके अलग अलग होते हैं उसी तरह से सबका आइरस भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जब भी आप एक मरतबा राशन कार्ड के लिए उतरने जाएंगे तो दूसरी मरतबा फिर आप जाएंगे तो वो कंप्यूटर क्या होगा, आपको डिटेक्ट कर लेगा कि ये पहले वाला बंदा आ चुका है बोल के। ओके, ये यहाँ के जो भी निशान होते हैं ये सबके अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। ओके, ये कौन सा है, ये आइरस। ओके, ये अच्छे से याद रखना है, क्या है ये, आइरस। ठीक है, आइरस कैमरे का इंसानी आँख में आइरस के हिस्से की तस्वीर महफूज रखता है। ओके, आइरस की, और आइरस का ये जो निकालने का सिस्टम है ये किसने ईजाद किया, इसको मिमीज़ो ने ईजाद किया। किसने किया, मिमीज़ो ने ईजाद किया। ओके, इस कैमरे को किसने ईजाद किया, मिमीज़ो। ओके, नाम क्या है उसका, मिमीज़ो ने इसको ईजाद किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सारे के सारे दफ्तर यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं। आपको ये अच्छे से देखना है कि कौन से ज़िले के तहत, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, मंडल की सतह पर पाए जाने वाले दफ्तर। ओके, मंडल की सतह पर पाए जाने वाले दफ्तर, अंजाम दिए जाने वाले काम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ से देखिए आप 4th 5th में से हर टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार कर रही हूँ कि 4th और 5th की बहुत इंपॉर्टेंट है बुक, आप बहुत पढ़ें इसको, एक भी पॉइंट ना छोड़ें। ओके, 6th 7th 8th से भी आते हैं लेकिन कम आते हैं, लेकिन 4th और 5th से बहुत 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 पॉइंट्स आते हैं। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके, दफ्तर मंडल प्रजा परिषद के तहत कौन कौन से काम आते हैं, यहाँ पर कौन से काम आते हैं,
तहतानवी सतह तक तालीम, ओके, तहतानवी सतह तक तालीम। ज़राअत जानवरों की निगहदाश्त, मछली मुर्गियों की अफजाइश को तरक्की देना, ओके, किसके तहत आता है ये? मंडल प्रजा परिषद के तहत। फिर मंडल में सड़कों की तामीर और इनकी मरम्मत किसके तहत आता है? दफ्तर मंडल प्रजा परिषद। आपाशी ये भी इनके तहत आता है। और साफ़ पीने के पानी की सरबराही, सेहतमंद बहबूद अतफाल और सफाई वगैरह की मलावरी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। पीने के पानी की सरबराही ये किस डिपार्टमेंट के तहत आती है? इट मीन्स किस दफ्तर के तहत आती है? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, बट इसी से पीने के पानी के से मुताल्लिक़ क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। पुलिस स्टेशन के तहत कौन कौन से इस डिपार्टमेंट के तहत कौन कौन से काम आते हैं? ठीक है, अमन व अमान का तहफ़्फ़ुज़, जराइम की शरह को कम करना, अवाम से दोस्ताना ताल्लुक़ात क़ायम करना, अवाम की शिकायत को कबूल करना और फ़ौरी यकसुई का इक़दाम करना, शिकायत पर तहक़ीक़ात करना और रिकॉर्ड करना, पुलिस लोगों की हिफाजत से रहने में मदद करना, बच्चों से मुताल्लिक़ मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की एजेंसी, ओके। ये सब किसके अंडर आते हैं? पुलिस के अंडर आते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं महकमा तहसील ऑफ़िस, ओके। तहसील ऑफ़िस में अंजाम दिए जाने वाले काम, तहसीलदार इसका सरबराह होता है, गाँवों के रेवेन्यू ऑफिसरान और मंडल के दफ्तर के अमले की निगरानी करता है, ओके। अवाम की जानिब से दी गई तमाम शिकायतों को हुसूल करना और इनकी तहक़ीक़ करना इसका काम है। हुकूमत की मुख्तलिफ़ स्कीमात को अवाम तक पहुँचाना, ज़ात पात के सदाक़तनामे और सदाक़तनामा आमदनी जारी करना। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉइंट। महकमा तहसील ऑफ़िस के तहत जो भी हम कैस्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं वो किसके तहत आता है? ये आता है महकमा तहसील ऑफ़िस, ओके। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, यहाँ पर हम मंडल में सबमिट करते हैं तो मंडल के ज़रिए वो मंडल प्रजा परिषद के तहत आता, ऐसा सोच सकते अपन, लेकिन दिस इज़ राइट आंसर, ओके। महकमा तहसील ऑफ़िस, ओके। अवाम को बंधुआ मजदूरी से आज़ाद करना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है किसानों को पट्टादार पासबुक पट्टाजात मंजूर करना, ओके। उसके बाद है अराजी के तनाज़ात को हल करना। ये किसका है? तहसीलदार का काम है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? इब्तिदाई सेहत का मरकज़, ओके। इब्तिदाई सेहत का मरकज़ मीन्स हॉस्पिटल। यहाँ पर कौन कौन से काम अंजाम दिए जाते हैं? मंडल के तमाम लोगों के आम बीमारियों का इलाज करना, सेहत के ज़ैली मराकज़ इनकी कारकर्दगी का मुआयना करना, मंडल की सतह पर निगहदाश्त, सेहत के प्रोग्राम का अमलावरी, माँ बच्चा तहफ़्फ़ुज़ स्कीम के तहत इब्तिदाई सेहत के मरकज़ में ज़चगी करवाना, हस्बे ज़रूरत मरीज़ों को ज़िलाई हस्पताल रवाना कराना, ओके। ये इसका काम है। उसके बाद बैंक का क्या काम है? अवाम की डिपॉज़िट कबूल करना, किसानों को ख़र्चात की इजराई करना, रोज़ाना अवाम से रकम को हासिल करके महफूज करना, ख़वातीन की तंजीमों वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ख़र्चात की इजराई, ओके। ये है बैंक के काम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए मंडल रिसोर्स सेंटर के तहत क्या काम आते हैं? तमाम स्कूली उम्र के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना, ये इंपॉर्टेंट है। किसके तहत आता है ये? मंडल रिसोर्स सेंटर के तहत तमाम स्कूली उम्र के बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाना, ये किसका काम है? ये मंडल रिसोर्स सेंटर का काम है, ओके। दाखिला लेने वाले बच्चों की मियारी तालीम की फ़राहमी के लिए स्कूल की निगरानी करना, क्योंकि ये स्कूल से रिलेटेड है, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये पॉइंट्स, ओके। स्कूल का मुआयना करना, बेकायदगी के मुर्तकिब असातिज़ा के ख़िलाफ़ तदबी कार्रवाई करना, मदारिस में दोपहर के खाने की स्कीम के मौसर अमलावरी का मुआयना करना, ओके। ये सब किसके तहत है? मंडल रिसोर्स सेंटर, ओके। मंडल रिसोर्स सेंटर के तहत आता है ये, ओके। नेक्स्ट देखिए हैवानात का दवाखाना। हैवानात का दवाखाना भी किसके लेवल पर होता है? मंडल सतह पर होता है, ओके। जानवरों की सेहत की निगहदाश्त करना, जानवरों की बीमारियों की शिनाख्त करना और इनका इलाज करना, जानवरों से किसान के मुंतकिल होने वाली बीमारियों के शिनाख्त करते हुए इनकी रोकथाम के लिए इक़दाम करना, मवेशी पालन पर हिदायतें किसान को देना और जानवरों के लिए तग़ज़िया की ज़रूरत से मुताल्लिक़ किसानों को वाकिफ़ कराना, ठीक है। तमाम ये किसके आता है? दवाखाने के तहत आता है, हैवानात के दवाखाने के तहत आता है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितने अर्जे में मंडल की तरक्याती कामों का जायज़ा लिया जाता है? ठीक है, एक मंडल में जो भी काम हो रहे, ओके, जितने भी मंडल के तरक्याती काम का जायज़ा लिया जाता है, जो भी काम शुरू करे वो कहाँ तक पहुँचा, कैसे चल रहा है, उसका जायज़ा हर कितने माह के बाद लिया जाता है? वो हर 3 माह के बाद लिया जाता है,
ठीक है, हर 3 महीने के बाद तरक्याती कामों का जायज़ा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क़ानून वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। क़ानून हक़ मालूमात कब लागू हुआ? ओके, क़ानून हक़ मालूमात कब लागू हुआ? ये इसका आंसर है 12 अक्टूबर 2005। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक से। ओके, क़ानून हक़ मालूमात से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क़ानून हक़ मालूमात कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005। ओके, डेट अच्छे से याद रखिए, 12 अक्टूबर 2005। ओके, अब क़ानून हक़ मालूमात क्या है? क़ानून हक़ मालूमात क्या है? क़ानून हक़ मालूमात के तहत ना जो भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, तो इसके लिए हम हक़ मालूमात के तहत लिख जाके अपनी एक अर्ज़ी ऑफ़िस में जमा करा सकते हैं। तो वो लोग उसके बारे में सारे के सारे डिटेल्स, कौन से सेक्शंस उसके तहत आते हैं, कौन से आर्टिकल्स उसके तहत आते हैं, उसके तहत हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे मालूमात हक़ मालूमात के तहत वो डिटेल्स हमें 1 महीने के अंदर हम तक पहुंचा देना उनका काम है। ओके, कितने महीने के अंदर? देखिए अच्छे से याद रखें, 30 दिन के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 30 दिन के अंदर हमें हक़ मालूमात के तहत जो भी हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे उसको हमें देना चाहिए, ठीक है, वो डिपार्टमेंट से हमें आ जाना चाहिए 30 दिन के अंदर। ओके, 30 दिन के अंदर। ओके, ये चीज़ अच्छी याद रखें, 30 दिन जनरल जो भी टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर क़ानून हक़ मालूमात के तहत जीने का हक़, ओके, देखिए जीने का हक़ और हक़ आज़ादी, ये 2 चीज़ें। ओके, फर्स्ट क्या है? जीने का हक़, और हक़ आज़ादी से मुताल्लिक़ तफ़सीलात कितने वक्त में देनी चाहिए। अगर जीने का हक़ और हक़ आज़ादी की तफ़सीलात हम हासिल करना चाहें तो ये इसकी इंफॉर्मेशन उन्हें हमें सिर्फ़ कितने दिन में देना चाहिए, कितने घंटे में देना चाहिए? 2 दिन, यानी 48 घंटे। ओके, ये ऑलरेडी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ओके, हम यूजुअली क्या कर देते हैं, 24 घंटे, 48 घंटे से 24 घंटे चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि क़ानून हक़ आज़ादी, हक़ मालूमात है ना, जल्दी देने वाला काम है ना, इसीलिए गेस कर लेते हैं कि हम 24 आवर्स, लेकिन ये क्या है, एक्चुअल में क्या है, 48 आवर्स। ओके, ये चीज़ अच्छे से याद रखें, 48 आवर्स में हमें क़ानून हक़ आज़ादी और हक़ मालूमात, जीने का हक़ और हक़ आज़ादी के तहत अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्या है, 48 आवर्स है। और बकिया जितने भी हैं वो कितने दिन में देने होंगे तफ़सीलात? 30 डेज़ में देने होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर ना पूरी डिटेल्स दे दी गई है क़ानून हक़ मालूमात, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पर फिर इतना ज़्यादा मैं पढ़ूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर इतना खाली अपन देख लेते हैं कि 30 दिन के अंदर हक़ मालूमात से जो भी डिटेल्स है हमें देना चाहिए। और अगर क़ानून हक़ आज़ादी से मुताल्लिक़ है और जीने के हक़ से मुताल्लिक़ है तो वो 48 आवर्स में देने चाहिए। ओके, ये 2 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, बकिया आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये भी सेम उसी का लिखा हुआ लेटर है, इसको भी आप एक मरतबा देख लें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क़दीम ज़माने में क़िले किस किस्म की अशिया से बनाए जाते थे? क़दीम ज़माने में जो क़िले बनाए जाते थे उस वक्त तो इस तरह से सीमेंट, ईंट वगैरह नहीं होते थे। ओके, इस तरह से आरसीसी वगैरह उस टाइम पे नहीं था, तो उस टाइम पे किस किस्म के क़िले बनाए जाते थे, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता था वहाँ पर? चूने और पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, चूने और पत्थर को इस्तेमाल करते हुए क़िले तामीर किए जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरों को ठंडा रखने के लिए कौन सी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10th में भी है इसके बारे में, तो इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लें एक मरतबा। कमरों को ठंडा करने के लिए कौन सी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है? ये कौन सी अशिया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये एक किस्म का मटेरियल है। ओके, जो सीलिंग्स कराते हैं ना, सीलिंग्स कराने के लिए जो स्लेट्स यूज़ होते हैं। ओके, जो सीलिंग्स कराने के लिए जो स्लेट्स यूज़ होते हैं वाइट कलर की चूने के जैसे होते हैं ना, वो क्या होता है, एक्चुअल में चूना नहीं होता है बल्कि कैल्शियम की एक फॉर्म है, वो कैल्शियम उसका कुछ नेम है, साइंटिफिक नेम है। ओके, तो वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम घरों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हम सीलिंग्स कराते हैं घरों में, उसका असल मकसद क्या है? घर को खूबसूरत बनाना नहीं है, बल्कि उसका असल मकसद है घर को ठंडा रखना। ओके, उस चीज़ का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है उसका नाम? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए ईद बनाने के मराहल, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक फ्लो चार्ट दे दिया जाता है। ओके, फ्लो चार्ट देखिए इसमें पूछ लिया जाता है कि आपको ईद बनाने के मराहल कौन कौन से हैं। ओके, फर्स्ट क्या होता है मिट्टी कलेक्ट करना। ओके, मिट्टी हासिल करना या फिर मिट्टी कलेक्ट करना पहला होता है। पहला क्या होता है मिट्टी कलेक्ट करना। दूसरा क्या होता है मिट्टी मिट्टी से दलदल तैयार करना, कीचड़ तैयार करना या फिर मिट्टी को भिगोना। ओके, मिट्टी तैयार करना दूसरा। ओके, तीसरा होता है ईंट को सांचे में डाल के ईंट की शक्ल में ढालना, तीसरा। चौथा क्या है ईंट को जमाना। ठीक है, इसके बाद ईंट को जलाना। इसके बाद लास्ट होता है इसको एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए मुंतकिल करना। ओके, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, डायग्राम से यहाँ पर दिया नहीं जाता है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले से। ओके, तो इस ये मराहल आप याद रख लें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर पत्थर का ताल्लुक किस रियासत से है। ओके, संगमरमर पत्थर का ताल्लुक किस रियासत से है, इसका ताल्लुक है राजस्थान से। ओके, संगमरमर का पत्थर जो संगमरमर का पत्थर मीन्स जिसके ज़रिए ताजमहल तैयार किया गया है, ये कीमती पत्थर है जो कहाँ मिलता है हमें राजस्थान में मिलता है। तो इसका ताल्लुक कहाँ से है राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांड पत्थर। ठीक है, ग्रांड पत्थर का ताल्लुक किस ज़िले से है। ठीक है, ग्रांड पत्थर का ताल्लुक किस ज़िले से है, खम्मम से है। ओके, ग्रांड पत्थर का ताल्लुक किससे है, खम्मम से। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक मरतबा यहाँ पर इसकी पिक्चर्स देख लीजिए। ये है तांडूर का पत्थर और ये है राजस्थान का संगमरमर पत्थर और ये है शाहबाद का पत्थर, ये है खम्मम का ग्रेनाइट। ओके, एक्चुअल में ग्रेनाइट है वो। ओके, ग्रेनाइट, खम्मम का ग्रेनाइट पत्थर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना इस तरह के पिक्चर्स से ना ज़्यादा क्वेश्चंस लिए जाते हैं। ओके, बुक में जहाँ पे भी पिक्चर्स के साथ इस तरह के जो भी पॉइंट्स दिए हुए होते हैं ना तो वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको इस तरह के पिक्चर्स को भी नहीं छोड़ना है। ओके, पिक्चर्स को भी नहीं छोड़ना है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार्टमेंट के हर हिस्से को क्या क्या कहते हैं। अपार्टमेंट किसे कहा जाता है, जो बिल्डिंग्स होते हैं ना, एक बिल्डिंग के अंदर कई सारे क्या होते हैं फ्लैट्स होते हैं। ओके, इस तरह कई मंजिला बिल्डिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं फ्लैट कहते हैं। ओके, अपार्टमेंट के हर हिस्से को क्या कहा जाता है, इस तरह के एक एक हिस्से को हम क्या कहेंगे फ्लैट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑलरेडी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। बरसात वाले इलाकों में किस किस्म के मकान बनाए जाते हैं। बरसात वाले इलाकों में कौन से मकान बनाए जाते हैं, स्टील्स घर बनाए जाते हैं। कौन से, स्टिल्स घर बनाए जाते हैं। ओके, क्या बनाए जाते हैं, स्टिल्स घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पानी ज़्यादा पड़ने की वजह से हमेशा ज़मीन कच्ची रहती, तो इसीलिए क्या करते हैं ये नीचे ऑलरेडी लकड़ियाँ लगाकर उसके ऊपर से भी फिर लकड़ी लगाकर इस तरह का मकान बनाया जाता है। ठीक है, हम ये जो नीचे की लकड़ियाँ हैं इसको क्या बोलेंगे स्टिल्स। ओके, क्या कहेंगे इसको स्टिल्स के ज़रिए क्या होता है यहाँ से बारिश का पानी बहकर नीचे चला जाता है और यहाँ पर ऊपर का घर महफूज रहता है। और यहाँ पर देखिए ऊपर टीन शेड लगाया जाता है ताकि बारिश ज़्यादा होती। ओके, बारिश ज़्यादा होने वाले जगह पर किस किस्म की छत बनाए जाते हैं, इस किस्म का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर टीन शेड के ढलवान वाले क्या होते हैं, ढलवान वाले छत बनाए जाते हैं ताकि इस पर से पानी जब का जब गुजर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी पर तैरने वाला घर क्या कहलाता है। ठीक है, पानी पे तैरने वाला घर क्या कहलाता है, डोंगा कश्ती कहलाता है। ठीक है, क्या है नाम इसका, डोंगा कश्ती। और डोंगा कश्ती कहाँ पर चलाई जाती है, हम लास्ट क्लास में भी देखे थे, क्लास 3 में, केरला और कश्मीर में। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए कश्मीर बहुत सर्द इलाका है, यहाँ पर कभी कभी दर्जे हरारत 0 से भी कम हो जाती है। ठीक है, 0 से कम मतलब एकदम बर्फ जमने लगती है फिर। ओके, यहाँ पहाड़ों पर मकान बनाए जाते हैं। शहर श्रीनगर में वाक़ कौन सी झील, डल झील। ओके, डल झील पर डोंगा नामी कश्ती मकानों में सैयाह सफ़र करते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या बन जाता है, डल झील कहाँ पर वाक़ है। ओके, डल झील कहाँ पर वाक़ है, तो ये कहाँ पर वाक़ है, शहर श्रीनगर। ओके, शहर श्रीनगर में
शहर श्रीनगर में डल झील वाक़ है, जहाँ पर डोंगा नामी कश्ती डोंगा नामी कश्ती में मकान में सयाह सफ़र करते हैं। यानी वहाँ के टूरिस्ट जो भी होते हैं वो आतराफ का नज़ारा देखने के लिए कश्ती में सफ़र करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जंगलाती इलाक़ों में किस किस्म के मकानात बनाए जाते हैं। ठीक है, जंगलाती इलाक़ों में किस किस्म के मकानात बनाए जाते हैं। जंगलाती इलाक़ों में बांस के और नारियल के पत्तों के घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये टांडूर में बनाया हुआ घर है। टांडूर में क्योंकि पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर फर्श के लिए, छत के लिए और घर के दीवारों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए सिर्फ एक ही किस्म के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह के घर कहाँ पर बनाते हैं। पत्थर ज़मीन, फर्श के लिए, दीवारों के लिए और छत के लिए एक ही किस्म का पत्थर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, टांडूर में इस्तेमाल किया जाता है। और समंदरी इलाकों में, साहिली समंदर में नारियल के पत्तों को नल्ला मल्ला नारियल के पत्तों से नल्ला मल्ला और मानिम के जंगलाती इलाकों में बांस के मकानात की तैयारी में कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ सैनिटाइजेशन अवार्ड किसको दिया गया। सुलभ सैनिटाइजेशन अवार्ड अनीता बाई को दिया गया। ये अनीता बाई क्या कर रहे थे, बैतुल खला की मांग करने के लिए दिया गया इनको। ठीक है, जब इनकी शादी हुई और ससुराल में गए तो इनके पास टॉयलेट नहीं था घर में, तो ये वापस मायके चले गए और कहा कि जब तक नहीं बनाएंगे तो मैं घर नहीं आऊँगी। इस तरह कह के कुछ एहतजाजात चले, इस तरह से कुछ हुआ, तो वहाँ पर उनके इस काम के लिए, ठीक है, इस काम के लिए वहाँ पर उनको क्या दिया गया, सुलभ सैनिटाइजेशन अवार्ड दिया गया। और ये किसके हाथों दिया गया था अवार्ड, ये सुलभ सैनिटाइजेशन अवार्ड अनीता बाई को प्रतिभा पाटिल के हाथों से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100% सफाई का इंतज़ाम दिया जाता है, मतलब 100, जहाँ पर जिस शहर में 100% सफाई का इंतज़ाम होता है वहाँ पर कौन सा अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है, वहाँ पर ना निर्मल पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है। जिस गांव में 100% सैनिटाइजेशन ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल हो गया, जहाँ पर सारे घरों में टॉयलेट का इंतज़ाम है, तो उस जगह पर उस गांव को हम कौन सा अवार्ड देते हैं, निर्मल पुरस्कार देते हैं। ये किसके दौर में शुरू हुआ था, प्रतिभा पाटिल, जब प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट थे उस वक्त ये शुरू हुआ था और फर्स्ट निर्मल अवार्ड प्रतिभा पाटिल के हाथों ही दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, रॉक गार्डन कहाँ पर वाक़ है। रॉक गार्डन कहाँ पर वाक़ है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में वाक़ है। रॉक गार्डन है क्या, एक शहर चंडीगढ़ के एक शख्स जिनका नाम था लेक चंद। लेक चंद ने, चंडीगढ़ के पर्सन लेक चंद ने लोगों के फेंके गए कचरा जमा करके इसको ना बेहतरीन और दिलचस्प शक्ल देकर रॉक गार्डन तैयार किया। ये कचरे से इन्होंने इस तरह से एक गार्डन तैयार किया, इसको कहते हैं रॉक गार्डन। ठीक है, लोगों के फेंके हुए कचरे से तैयार किया। किसने किया ये, लेक चंद ने। कहाँ पर, चंडीगढ़ में। क्या नाम है इसका, रॉक गार्डन। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, तालाब का वो हिस्सा जहाँ से पानी का इखराज होता है, ज़ायद पानी का इखराज होता है, क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है 2016 में। तो इसको हम क्या कहेंगे, पानी का वो हिस्सा जहाँ से ज़ायद पानी का इखराज होता है, जो ये दिखाई दे रहा है ना, तो हम इसको क्या कहते हैं, उलंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, उलंग कहते हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, इसे कहते हैं उलंग। ठीक है, ऑलरेडी 2016 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब के दोनों जानिब वो जगह जहाँ से पानी खेतों के लिए छोड़ा जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, आब रोक दर कहलाता है। क्या कहलाता है, आब रोक दर कहलाता है। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जिस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन दोबारा उसी चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिए, इसे क्या कहते हैं, आब रोक दर। ठीक है, आब का मतलब होता है पानी, आब रोक दर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रामप्पा तालाब किस ज़िले में वाक़ है। ठीक है, रामप्पा तालाब किस ज़िले में वाक़ है। रामप्पा तालाब ज़िला जयशंकर में वाक़ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस लेसन से कंपलसरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ना पहले पुराने बुक्स में इसका नाम अलग है, फिर उसके बाद अपने पास 31 जब अपने पास अजला बन गए तो फिर इसका नाम क्या हो गया, जयाशंकर हो गया। ओके, वरना पहले शायद वरंगल या कुछ था, मुझे भूल गई मैं, लेकिन बट यहाँ पर कुछ और नाम था। अगर कोई पुराने बुक्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी तस्दीक कर लीजिए कि यहाँ पर क्या आएगा, ज़िला जयशंकर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, पांगुल तालाब किस ज़िले में है। ओके, पांगुल तालाब किस ज़िले में है। पांगुल तालाब ज़िला नलगुंडे में है। ओके, पांगुल तालाब ज़िला नलगुंडे में है। अच्छे से याद रखिए, ये लेसन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्या समंदरम। ओके, औद्या समंदरम किस तालाब को कहा जाता है। ये भी टेट का प्रीवियस क्वेश्चन है, मे बी ये 2016 या 17 का है। औद्या समंदरम किस तालाब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, औद्या समंदरम पांगुल तालाब को कहा जाता है। ओके, किसे कहा जाता है, पांगुल तालाब को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांगुल तालाब को किस राजा ने, ओके, किस राजा ने तामीर किया। किसने तामीर किया, काकतिया के राजा रुद्रदेव। ओके, स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, क्या आना चाहिए यहाँ पे, रुद्रदेव ने, रुद्रदेव ने इसे तामीर करवाया। ठीक है, कौन सा राजा ने, काकतिया राजा के रुद्रदेव ने इस तालाब को तामीर करवाया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुसैन सागर को किसने तामीर करवाया। हुसैन सागर को किसने तामीर करवाया, कुतुब शाही हुक्मरां हुसैन शाह वली। ठीक है, किसने तामीर करवाया, कुतुब शाही हुक्मरां हुसैन शाह वली ने इसे तामीर करवाया। और इसको कब तामीर करवाया, 1562 में तामीर करवाया। ओके, कब तामीर करवाया, 1562 में तामीर करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्मान सागर तालाब किस नदी पर बनाया गया है। उस्मान सागर तालाब किस नदी पर बनाया गया है। आंसर क्या है, यहाँ पर देखिए मूसा नदी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। ओके, उस्मान सागर तालाब किस नदी पर बनाया गया है, मूसा नदी पर बनाया गया है। ओके, उस्मान सागर मूसा नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, ये भी ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है टेट में, किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। रियासत राजस्थान के शहर उदयपुर को। ओके, आंसर में तो शहर उदयपुर ही आएगा, लेकिन बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए कि उदयपुर या फिर खाली राजस्थान आ गया, किस रियासत में है, वो तो फिर क्या आ जाएगा, आंसर राजस्थान आ जाएगा। अगर शहर तो किसे कहा जाएगा, शहर उदयपुर। ओके, यहाँ पर कुछ और डिटेल्स दी गई है, देखिए रियासत राजस्थान के शहर उदयपुर को झीलों का शहर, लेक, सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। इस शहर के आतराफ कई झीलें वाक़ई हैं, इसलिए शहर को ये नाम दिया गया है। पीने के पानी और काश्त के गर्ज से इन झीलों की तामीर ज़माने क़दीम में की गई। उदयपुर की तमाम झीलों में पंचूला झील मशहूर है। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पंचूला झील, कौन सी झील, पंचूला झील मशहूर है, पंचूला झील। ठीक है, पंचूला झील मशहूर है। इस झील की तामीर 1362 में बंजारों ने की। ओके, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने की, पंचूला झील की तामीर, मशहूर झील की तामीर किसने की है, यहाँ पर बंजारों ने की है। ओके, बंजारों ने की है 1362 में। इसके बाद राजा उदय सिंह ने इसे तरक्की दी। शहर उदयपुर के तमाम मोहल्लात झीलों के किनारे पर ही तामीर किए गए हैं। इसमें जगनिवास और सिटी पैलेस अहम हैं। ठीक है, जगनिवास और सिटी पैलेस कहाँ के, मतलब कहाँ के हैं ये महलात उदयपुर राजस्थान के हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, 3 से 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। इसे अच्छा डिटेल में आप पढ़िए, या तो बुक में से निकाल के पढ़िए या फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी बस को क्या कहा जाता है।
ओके, ऑर्डिनरी बस जो गांव में चलाई जाती है वो ग्रीन कलर की होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बस। ऑर्डिनरी बस को हम क्या कहते हैं, पल्ले वेलुगु कहते हैं। ओके, ये शायद इसका तेलुगु नेम है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी बस को पल्ले वेलुगु कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनिता कार्ड और नोया कैट कार्ड रखने वालों को बस में कितने फ़ीसद रियायत दी जाती है, कितने फ़ीसद रियायत दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये दो कार्ड्स है, वनीता कार्ड और नोया कैट कार्ड, ये दो कार्ड है। अगर ये कार्ड अगर किसी के पास होता है तो इन्हें 10% यहाँ पर क्या दिया जाता है, 10% डिस्काउंट दिया जाता है, टिकट पर 10% डिस्काउंट दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगैर टिकट बस में सफ़र करने वालों के लिए कितना जुर्माना है, कितना जुर्माना है उनके लिए। बगैर टिकट सफ़र में बस में सफ़र करने के लिए 500 रुपये और 6 माह की क़ैद। ठीक है, कितना है, 500 रुपये जुर्माना है प्लस 6 महीने की क़ैद है। ओके, ये सारे के सारे चीज़ें बुक्स के पॉइंट है। ओके, ना तो मैं बुक्स के पॉइंट के अलावा कुछ ऐड कर रही हूँ, ना तो बुक्स के एक पॉइंट छोड़ रही हूँ। ओके, इसीलिए आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। ये दिखने में जनरल दिखते हैं लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस ईवीएस में आ जाते हैं। मैं आपको साथ ही साथ बताते चल रही हूँ कि कौन से क्वेश्चंस 2016 और 17 में आए थे। ओके, 16 और 17 में जो क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि 16 और 17 का मैंने खुद टेट लिखा है तो इसीलिए मुझे पता है। 2022 का उतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं पेपर को उतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करी। ठीक है, लेकिन 16 और 17 के हिसाब से ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 22 का भी मैंने पेपर देखा है, उसमें भी तकरीबन सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ओके, 4th 5th से ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें भी उसी तरह के, बट एक दो क्वेश्चंस 9th 10th के भी आ गए थे उसमें। प्रीवियस 16 17 में नहीं आए थे लेकिन 22 में आ गए थे। और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं 4th और 5th में से, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल के क्वेश्चन पेपर में डाल देते हैं। इसीलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, एक दो बार रिपीट करके अच्छे से आप रिवाइज कर लें। ओके, इसी में से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, मेरे हिसाब से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कौमी एकजहती का नमूना, कौमी एकजहती का नमूना कौन सी सवारी है। ओके, कौमी एकजहती का नमूना कौन सी सवारी है, रेल। ओके, रेल कौमी एकजहती का नमूना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, मैं यहाँ पर ले ली थोड़े से स्लाइड्स। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है, हिंदुस्तान की तारीख़ के बारे में कुछ डिटेल्स है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल था इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट डिटेल्स डाल दी। एक मतलब अच्छे से देख लीजिए आप। आसार ख़ादिमा सर जॉन मार्शल 1921 to 1922 में दरियाए सिंध के इलाके में खुदाई की, जिसके नतीजे में हड़प्पा तहज़ीब, ओके, हड़प्पा तहज़ीब दरियाफ्त हुई। हड़प्पा तहज़ीब कहाँ पर दरियाफ्त हुई, दरियाए सिंध के इलाके में। ओके, ये चीज़ें अच्छे से याद रखिए, दरियाए सिंध के इलाके में दरियाफ्त हुई। सिंध की तहज़ीब शहरी तहज़ीब थी। ओके, सिंध की जो तहज़ीब थी वहाँ पर खुदाई करने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पर जो वहाँ के घरों को देख के, वहाँ के खुदाई करने के बाद वहाँ का जो स्ट्रक्चर था घरों का बनाया हुआ, उसको देख के पता चला कि वहाँ पर कौन सी तहज़ीब थी, शहरी तहज़ीब थी। क्योंकि वहाँ पर एकदम सिस्टमेटिकली रोड्स का सिस्टम था, बहुत ही मैनेजेबल घर बनाए गए थे, रोड्स का सिस्टम, ड्रेनेज का सिस्टम सब वहाँ पर उस दौर में वाक़ था। ओके, हड़प्पा तहज़ीब। इस दौर में शहर मनसूबाबंद तरीक़े से तामीर किए गए, बड़ी बड़ी इमारतें, कुशादा सड़कें मुनज़्ज़म अंदाज में तामीर की गई। इस तहज़ीब के अफराद का अहम पेशा क्या था, ज़राअत था। गेहूँ, चावल, बार्ली इनकी अहम फसलें थी। ओके, इनकी अहम फसलें कौन कौन सी थी, गेहूँ, चावल, बार्ली। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर 3 देखिए इसमें से कौन सा नहीं है वो तो आप लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, गेहूँ, चावल और बार्ली। बार्ली किसको कहते हैं, जौ को कहते हैं। ओके, इनकी अहम फसलें थी। तांबा, कांसा, सीसा, टंगस्टन जैसी धातुओं से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते थे। हड़प्पा की अवाम मगरबी एशिया और मिस्र से तिजारत किया करते थे। इनकी अहम बंदरगाह लोथल थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। हड़प्पा तहज़ीब के लोगों की अहम बंदरगाह कौन सी थी, बंदरगाह लोथल थी। ये लोग पशु पनीनी और
माता देवी की पूजा करते थे। इनका रस्मुल ख़त तस्वीर पर मुश्तमिल था। देखिए यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है। इनका रस्मुल ख़त क्या था? तस्वीर था। इनके पास हमारी तरह की लिखाई नहीं होती थी, ठीक है, इस तरह की उर्दू राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग वगैरह नहीं होती थी, बल्कि ये लोग तस्वीर के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार करते थे। उनका रस्मुल ख़त क्या था? तस्वीर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर भी देखिए इस तरह के, यहाँ से ना सारे के सारे डिटेल से यहाँ से क्वेश्चंस बनाना, मतलब यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस बन जाते फिर और वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसीलिए आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा जहाँ पर इंफॉर्मेशन है वहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है। ओके, तारीख़ी अजायब घर यहाँ से हैदराबाद में मौजूद सालार जंग म्यूज़ियम इसकी मिसाल है, ठीक है। अजायब घर, तारीख़ी अजायब घर, अजायब घर मीन्स म्यूज़ियम। हैदराबाद में जो सालार जंग म्यूज़ियम है एक तारीख़ी एक मिसाल है। इस तरह की तहज़ीब से वाक़िफ़ियत हासिल करने के लिए, इस तरह क़बायली तहज़ीब से वाक़िफ़ियत हासिल करने के लिए श्री सल्लम में क़बायली अजायब घर मौजूद है, ठीक है। हैदराबाद में सालार जंग म्यूज़ियम है, सभी को पता है, ओके। लेकिन श्री सल्लम में क़बायली अजायब घर, ओके, ट्राइबल अजायब घर, ट्राइबल्स होते हैं ना, ट्राइब्स, कबीले, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स वहाँ पर जमा की गई है, ठीक है। वहाँ पर श्री सल्लम में क़बायली अजायब घर मौजूद है। इस तरह हमारी तहज़ीब, रहन सहन, पेश बहा विरसे से वाक़िफ़ियत के लिए ये अजायब घर का कारआमद साबित होते हैं। हम किताबा और मखतूतात, मैनस्क्रिप्ट के ज़रिए भी तारीख़ी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो म्यूज़ियम का असल मकसद बनाने का क्या होता है कि वहाँ पर हमारी जो तारीख़ का रहन सहन था, उनके कपड़े कैसे थे, उनकी चीज़ें कैसी थी, उनके हथियार कैसे थे, ये सारी की सारी जो भी एंटिक पीसेस होते हैं वो वहाँ पर रखे जाते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने तारीख़ के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क़बायली अजायब घर कहाँ पर वाक़ हैं? तो क़बायली अजायब घर कहाँ पर वाक़ हैं? श्री सल्लम में वाक़ हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर तारीख़ी इमारतों के बारे में दिया गया है। फर्स्ट हम लोग देख लिए सालार जंग म्यूज़ियम और देखिए श्री सल्लम का क़बायली अजायब घर। इसके बाद है सोमनाथ मंदिर। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। सोमनाथ मंदिर के बादशाह अशोक, इसको किसने तामीर करवाया? सोमनाथ मंदिर को बादशाह अशोक ने तामीर करवाया, ठीक है। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ईंट या पत्थर से अजीमुल शान गुंबद मीनार तामीर किया गया स्तूपा कहलाता है, ठीक है। स्तूपा किसे कहलाता है? ये जो ईंट और पत्थर से अजीमुल शान जो गुंबद तैयार किया जाता है इसे स्तूपा कहते हैं। ओके, सारनाथ का स्तूपा रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी के करीब मौजूद है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारनाथ का स्तूपा, आई थिंक ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। वाराणसी के करीब मौजूद सारनाथ के मुकाम पर पाया जाता है। ये क़दीम तामीरात का एक नमूना है। ओके, इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। इसके सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अशोक का सुतून। ओके, अशोक का सुतून, ये आपने तस्वीर कहाँ देखी है पहले? ओके, कुछ याद आया? ये हम देखते हैं अपने कॉइन्स पे। ओके, कॉइन्स पे इस तरह का हम लोग 4 बब्बर का निशान देखते हैं। ओके, 4 बब्बर, तो यहाँ पर तो 3 ही दिखाई दे रहे, लेकिन एक बब्बर कहाँ पर है? पीछे है, ठीक है। अशोक का सुतून, ठीक है, ये रेत की पत्थर का बना हुआ सुतून है। ये खुदाई के ज़रिए चिन्नार से निकला। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये खुदाई के ज़रिए कहाँ से निकला? चिन्नार से निकला। अशोक का जो यहाँ पे स्तंभ है, ठीक है, ये अशोक का जो सुतून है ये कहाँ से निकला? चिन्नार से निकला। ओके, चिन्नार क्या है? एक प्लेस है। ये खुदाई के ज़रिए चिन्नार से निकाला गया जो वाराणसी के करीब है। ये भी कहाँ पर पाई जाती है? वाराणसी के करीब। ये एक खड़ा हुआ पत्थर का सुतून है। इस पर 4 बब्बर के तराशे गए हैं, ठीक है। इस पर कितने हैं? दिखाई तो 3 देते हैं, लेकिन इस पर कितने बब्बर के निशान हैं? 4 है। ओके, पीछे भी एक होता है इसके, ठीक है। आपने इसे हिंदुस्तानी रुपये पर भी निशान को देखा होगा। इस नफीस सुतून में राजस्थानी फ़न तराशी नज़र आती है। ये कहाँ की तराशी है? राजस्थान की। ओके, यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है? अशोक का सुतून कहाँ पर मिला? ओके, खुदाई के दौरान कहाँ पर मिला? ये चिन्नार के पास मिला, जो कि वाराणसी के करीब है। ओके, और ये क्या है? पत्थर का सुतून है। और ये कहाँ का फ़न है? ये राजस्थान का फ़न है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यादगार शहीदान तेलंगाना। ओके, यादगार शहीदान तेलंगाना। यादगार शहीदान तेलंगाना रियासत असम्बली के रूबरू हैदराबाद में वाक़ है। कहाँ पर है ये? तेलंगाना में कहाँ है ये? हैदराबाद में है।
ये यादगार तेलंगाना के हुसूल की जद्दोजहद के लिए 1969 में शहीद होने वाले अफराद की याद में बनाया गया है। 1969 डेट अच्छे से याद रखिए। ये यादगार शहीदान तेलंगाना की कुर्बानियों की हमेशा याद दिलाता है। ओके, यादगार शहीदान कहाँ पर वाक़ है? हैदराबाद में वाक़, असम्बली के सामने। ओके, साथ ही साथ ये किसकी याद दिलाता है? 1969 में शहीद होने वाले शहीदों की याद में बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, फोर्थ फिफ्थ सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार हमारे मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली में वाक़ है। ओके, कुतुब मीनार कहाँ पर वाक़ है? दिल्ली में वाक़ है। इसको किसने तामीर करवाया? कुतुबुद्दीन अबैक ने तामीर करवाया। इसकी तामीर शुरू की, कुतुबुद्दीन अबैक ने इसकी तामीर शुरू करवाई और इसे अल्तमश ने मुकम्मल किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको शुरू किसने कराया और इसको मुकम्मल किसने किया? ठीक है, यहाँ से जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है वहाँ से क्वेश्चंस कंपलसरी आते हैं। शायद ये और ऑलरेडी आ चुका है। कुतुब मीनार को किसने मुकम्मल करवाया, ये क्वेश्चन आया था। तामीर करवाया किसने नहीं आया था, बल्कि मुकम्मल किसने करवाया था। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होता है कि कुतुबुद्दीन अबैक कन्फ्यूजन में आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? कुतुबुद्दीन नहीं बल्कि अल्तमश। ओके, अल्तमश ने इसे मुकम्मल करवाया। इसकी ऊंचाई कितने मीटर से, ये भी याद रखना है आपको। 72.5 मीटर है इसकी ऊंचाई। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, लाल किला। लाल किला हमारे मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली में वाक़ है। ओके, कुतुब मीनार और लाल किला दोनों कहाँ पर वाक़ है? दिल्ली में वाक़ है। आज तक भी हमारे मुल्क की यौम आज़ादी के मौके पर यहाँ कौमी परचम लहराया जाता है। ये तो सभी को पता होगा कि हमारा आज़ादी का जो परचम होता है हम कहाँ पर लहराते हैं? ये हम लहराते हैं लाल किले पर। और परचम कौन लहराते हैं? हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। ओके, इसकी तामीर लाल पत्थर से की गई है। ईरान और हिंदुस्तानी फ़न तामीर का इम्तिज़ाज है। ये तामीर कौन कौन सी है? यहाँ पर ईरान और हिंदुस्तानी तामीर की क्या है? यहाँ पे दोनों का मिजाज है। यहाँ पे ईरानी और हिंदुस्तानी दो मिक्स हैं ये। ओके, ठीक है, अच्छे से याद रखिए यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर किसकी, ये तो सबको पता है कहाँ पर है और वहाँ पर झंडा कौन लहराते हैं, कहाँ पर लहराते हैं, ये तो सबको पता है। बट अगर क्वेश्चन आया कि ये तामीर, ठीक है, कौन सी तामीर है, मतलब ये ईरानी और हिंदुस्तानी फ़न की तामीर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चार मीनार। ओके, चार मीनार कहाँ वाक़ है? चार मीनार हैदराबाद में वाक़ है। चार मीनार हमारी रियासत के शहर हैदराबाद में है। इसकी ऊंचाई याद रखें, यहाँ पे हैदराबाद तो सबको याद है, लेकिन ऊंचाई कितनी है इसकी? 58 मीटर। इसके ऊपर चार मीनारें हैं। ठीक है, इस इमारत की तामीर कब कराई गई? ठीक है, इसकी इमारत की तामीर कब कराई गई? 1591 में इसकी तामीर कराई गई। यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं, 58 और 1591। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हज़ार सुतून का मंदिर। देखें, ये चीज़ें ना आपको थोड़ा याद रखने में मुश्किल होगी क्योंकि पॉइंट्स बहुत निकल रहे हैं। ओके, फोर्थ और फिफ्थ में ही ज़्यादा पॉइंट्स है, फिर आपको सिक्स सेवन्थ में उतने ज़्यादा पॉइंट्स शायद नहीं मिलेंगे। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, बट आपको ना रिवीजन से याद हो जाएंगे ये। ओके, और वीडियो फॉर्म में तो स्पेशली आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। जब आप पढ़ के तैयारी करते हैं तो आपका टाइम भी कंज्यूम होता है, एकदम बोरिंग सा लगता है। ओके, वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो आप इसको 2 से 3 बार टाइम मिला तो देख लीजिए। ठीक है, आराम से वीडियो को देखिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए, अच्छे से याद रखिए, फिर आपके EVS में मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा रिवाइज़ करना पड़ेगा, एक बार में याद नहीं होते। अगर आप एक बार में याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम में आंसर में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, 100% आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का रिवीजन, आपको हर सब्जेक्ट का रिवीजन 3 से 4 मरतबा करना है टाइम निकाल कर। ओके, वरना फिर आप एग्ज़ाम के टाइम पे आंसर में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन इतने करीब के ऑप्शंस होते हैं कि आप पढ़ेंगे कि ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, फिर कौन सा आंसर है इसका भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको ना अच्छे से रिवाइज़ करना है, पक्का आपका आंसर यही है बल्कि आपको मालूम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, हज़ार सुतून का मंदिर। हज़ार सुतून का मंदिर हमारी रियासत के शहर वरंगल में है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट नोट करने का ये है कि ये वरंगल शहर में वाक़ है हज़ार सुतून का मंदिर। इसको किसने तामीर करवाया? काकतीय राजाओं ने। ओके, कहाँ पर है, किसने तामीर करवाया, कब तामीर करवाया, ये आप लोगों को हर इमारत के बारे में याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें शिवा का मंदिर है और ख़ूबसूरत मूर्तियाँ हैं। ओके, इस मंदिर में कौन सा इसमें शिवा का मंदिर है और ख़ूबसूरत
मूर्तियाँ हैं। ठीक है, ये एक इमारत है 1000 सुतून का मंदिर जिसमें शिवा का मंदिर है और खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रख लें। ओके, क्योंकि ऑलरेडी चार मीनार से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, कुतुब मीनार से भी आई थिंक आ चुका है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ, अब तक हम लोगों ने इमारतों के बारे में देख लिया, तारीख़ी इमारतों के बारे में। अब देखेंगे कुछ तारीख़ी पर्सन्स के बारे में। ओके, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं पक्का, यहाँ से एक तो क्वेश्चंस आ ही जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है यहाँ से। ठीक है, देखें यहाँ पे हिंदुस्तानी तारीख़ के बास मखसूस शख्सियात। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, अशोक। ठीक है, एक अशोक क्या था, मशहूर राजा था हिंदुस्तान का। तो इसके बारे में हम देखते हैं, राजा अशोक मौर्य सल्तनत का बानी चंद्रगुप्त का पोता था। तो यहाँ पर आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पर अशोक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, यहाँ पर मौर्य सल्तनत का बानी कौन था। ओके, चंद्रगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त। मौर्य सल्तनत का बानी चंद्रगुप्त था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त भी है, फिर एक मतलब चंद्रगुप्त मौर्य भी आता है, ऐसे कुछ आते रहते हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से याद रखें कि यहाँ पर चंद्रगुप्त, सिर्फ चंद्रगुप्त। ओके, फिर गुप्ता भी आता, कुछ कन्फ्यूजिंग, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए अलग से ऑप्शन डाल दिए जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि वो कौन था, चंद्रगुप्त था। ठीक है, अशोक एक अजीम हुक्मरान था। इसने मशहूर जंग कलिंगा के बाद बेचैन होकर बुद्ध मत मज़हब इख्तियार किया। ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी जंग, जंगे कलिंगा। ओके, जंगे कलिंगा वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था जब अशोक ने जंग की थी, तो बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। वो खून खराबे को देख के वो बेचैन हो गया था। बेचैन होकर फिर वो सोचा कि क्या ये खून खराबा करके जीतना अच्छा है, वैसा कुछ ज़्यादा सोचा, और सोच के फिर उसके बाद उसने बुद्ध मत मज़हब इख्तियार कर लिया। ठीक है, उसके बाद अमन पसंद बन गया। पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों को कत्ल करना, जंगे करना था इसका काम, लेकिन बाद में जंगे कलिंगा के बाद उसने बुद्ध मत मज़हब इख्तियार करके अमन पसंद बन गया। ओके, अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके बुद्ध मत की तबलीग करके इसके लिए कोशिश की। हमारे कौमी परचम के दरमियान मौजूद जो धर्म चक्र होता है, ओके, हमारे परचम के दरमियान मौजूद धर्म चक्र अशोक के सारनाथ स्तूपा से ही हासिल किया गया है। ठीक है, ये जो धर्म चक्र होता है, हमारे झंडे के अंदर जो धर्म चक्र होता है ना, इस तरह का। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, धर्म चक्र अशोक के सारनाथ स्तूपा से लिया गया है। ठीक है, अशोक के सारनाथ के स्तूपा से लिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। ओके, फिर एक मरतबा देखेंगे इसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, इसको मौर्य सल्तनत को क़ायम करने वाला चंद्रगुप्त था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जंगे कलिंगा के बाद अमन पसंद हो गया और कौन सा मज़हब इख्तियार करा, बुद्ध मत मज़हब इख्तियार करा, क्योंकि उस वक्त बुद्ध मत मज़हब इन लोगों के पास अमन पसंद का मज़हब था, तो वो इख्तियार कर लिया उसने। उसके बाद उसकी तबलीग करा। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद हमारे जो तिरंगे में, हमारे परचम के दरमियान में जो धर्म चक्र होता है, वो कहाँ से लिया गया है, अशोक के सारनाथ स्तूपा से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, 1320 क़ब्ल मसीह में श्री गुप्त ने गुप्त सल्तनत को क़ायम किया। ओके, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, श्री गुप्त ने गुप्त सल्तनत को क़ायम किया। ये क्या थी सल्तनत, मौर्य सल्तनत थी। ठीक है, यहाँ वो चंद्रगुप्त था, ये श्री गुप्त है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज हुआ था, ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से याद रखें चीज़ को, बहुत कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, हम इसमें से इसमें चल जाते, इसमें से इसमें चल जाते। ठीक है, ये 2 पॉइंट को आप लिख के रख लें, अच्छे से याद करें। ठीक है, श्री गुप्त ने गुप्त सल्तनत का क़याम किया। ठीक है, इसकी सल्तनत मशहूर बादशाह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। ठीक है, इनकी सल्तनत मशहूर बादशाह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। इसके दरबार में मशहूर 9 शायर, 9 रत्न मौजूद थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सल्तनत मशहूर बादशाह चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, ये अलग है, वो अलग है। ओके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। इसके दरबार में मशहूर 9 रत्न क्या थे, यहाँ पर इसके पास शायर थे जिससे 9 रत्न मौजूद थे। ठीक है, शायर थे जिसे हम क्या कहते थे, 9 रत्न कहते थे। तो ये किसके दौर में, ठीक है, 9 रत्न किसके
मशहूर दरबारी थे। तो कौन होंगे ये मशहूर शायर नवरत्न किसके थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, यहाँ पर गुप्त 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 बहुत कंफ्यूज करेंगे। आप इस पेज को सेव करके रख लें, स्क्रीनशॉट लेके इसे अच्छे से पढ़ें फिर से। ओके, ठीक है। इनमें कालिदास ज़्यादा मशहूर था। ओके, कालिदास इनमें मशहूर था। कालिदास कौन था? नवरत्न में से एक था। ओके, जो दरबार के मशहूर नवरत्न थे शायर, उसमें से एक कौन था? कालिदास। कालिदास क्या था? शायर था। कहाँ का शायर था? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार का शायर था, नवरत्न में से एक था। दुनिया में मशहूर एलोरा के गार भी इन्हीं ज़माने में तामीर किए गए। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि दुनिया में मशहूर एलोरा के गार कब किसके ज़माने में तैयार किए गए। ओके, इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया। ये क्वेश्चन है, बल्कि मैं आगे बताऊंगी, आपको मिलेगा वो क्वेश्चन। तो किसके ज़माने में क्या काम हुआ था, किसके ज़माने में कौन सा बादशाह था, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस कगार को किसने तामीर करवाया, कब तामीर करवाया था? इन्हीं के ज़माने में ये तैयार हुई थी। इनके ज़माने में फ़न संग तराशी और मुसव्विरी मशहूर फ़न था। ओके, ठीक है, इसको आप, ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेने के से अच्छे से पढ़ें। इससे यहाँ से 2-3 और यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये पेज बहुत कंफ्यूज करने वाला है। ओके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रम्मा देवी। ओके, इस सल्तनत में राजा गणपति देवा और इसकी बेटी रुद्रम्मा देवी का काकतीय ख़ानदान के मशहूर हुक्मरान गुजरे हैं। ओके, रुद्रम्मा देवी किसकी? काकतीय ख़ानदान की। ओके, काकतीय सल्तनत की मशहूर, काकतीय सल्तनत की जो मशहूर थे, कौन कौन थे? राजा गणपति देवा और इसकी बेटी रुद्रम्मा देवी काकतीय ख़ानदान के मशहूर हुक्मरान गुजरे हैं। इन्होंने तेलुगु बोलने वालों को मुत्तहिद किया। ओके, तेलुगु बोलने वालों को किसने मुत्तहिद किया? रुद्रम्मा देवी ने मुत्तहिद किया। इन्हीं के ज़माने में वरंगल का किला, 1000 सुतून का मंदिर, रामप्पा मंदिर, रामप्पा पाकलिया तालाबों की तामीर हुई। ओके, क्या है? हाँ, पाकलिया। ओके, अच्छे से समझ में आ गया ना? ये रुद्रम्मा देवी कौन से ख़ानदान से थी? ये थी कौन से सल्तनत से थी? ये थी इस सल्तनत में राजा गणपति काकतीय सल्तनत की थी। ओके, काकतीय सल्तनत की थी। इस सल्तनत में राजा गणपति देवा और इसकी बेटी रुद्रम्मा देवी का काकतीय ख़ानदान के मशहूर हुक्मरान थे। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्या बनता है? रुद्रम्मा देवी के क्या बोलते हैं, वालिद का नाम क्या था? क्या था? राजा गणपति था। ओके, अगर राजा गणपति की बेटी का नाम क्या था? रुद्रम्मा देवी था। इन दोनों का ताल्लुक़ कौन सी सल्तनत से था? काकतीय सल्तनत से था। ओके, तेलुगु तेलुगु ज़बान बोलने वालों को किसने मुत्तहिद किया? रुद्रम्मा देवी और गणपति देवा ने। ओके, इन्हीं के ज़माने में वरंगल का किला, किसके ज़माने में वरंगल का किला, 1000 सुतून का मंदिर, ये मंदिरें तामीर कराई गई और पाकलिया तालाबों का तामीर किया गया। ठीक है, ये रुद्रम्मा देवी के ज़माने में किया गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर 4th क्लास के बुक के लास्ट चैप्टर में अगर आपके पास बुक्स है तो आप इसे फिर से रिवाइज कर ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, सल्तनत विजयनगर के राजा। ठीक है, सल्तनत विजयनगर के राजाओं में श्री कृष्ण देवराय मशहूर राजा गुजरे हैं। ठीक है, ये कौन है? श्री कृष्ण देवराय। तो सल्तनत विजयनगर में सबसे मशहूर राजा कौन थे? कृष्ण देवराय। इसने 1559 से लेकर 1529 तक हुकूमत की। ओके, 1509 से यानी कितने साल? 20 साल की हुकूमत की इसने। इसके दरबार में 8 मशहूर शायर थे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 8 मशहूर शायर किसके ज़माने में थे? कृष्ण देवराय के। ठीक है, 10 मशहूर 9 मशहूर शायर किसके उसमें थे? ठीक है, वो किसके ज़माने में थे? पिछले अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये लोगों के ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं यहाँ से, आप लोग अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर जिनको अष्टदिग्गजा कहा जाता था, क्या कहा जाता था इनको? अष्टदिग्गजा। उन लोगों को 9 को क्या कहा जाता था? नवरत्न। इनको अष्टदिग्गजा, अष्टा के माने होते हैं 8 के। ओके, ये खुद भी क्या था? एक शायर था। इसने अमुक्ता मालिदा नामी किताब की तसनीफ़ की। ठीक है, अमुक्ता मालिदा किताब किसने लिखी? ये किताब राजा श्री कृष्ण देवराय ने लिखी है। ओके, और ये इन लोगों में से एक था जिन्होंने कहा था कि मुल्क के तमाम ज़बानों में तेलुगु बेहतरीन ज़बान है।
ठीक है। मुल्क के ज़बानों में तेलुगु बेहतरीन ज़बान है किसने कहा था? श्री कृष्णा देवराय ने। अष्टादिगास के नाम और इनके तसानिफ़ात के नाम तलाश कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अबू फ़तेह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। ओके, यहाँ तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है क्योंकि हमें तो पता है नाम सिर्फ अकबर। ओके, शहंशाह अकबर। तो आपको इसका नाम पहले याद रखना है कि अकबर का पूरा नाम क्या है? अबू फ़तेह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। ओके, ये क्या है? अकबर का पूरा नाम है। हमारे मुल्क पर हुकूमत करने वाले मुग़लिया सल्तनत के बादशाह में अकबर मशहूर है। वो मुसलमान रहने के बावजूद दूसरे मजहबों से रवादारी का बर्ताव करता था। ये एक बेहतर मुंतज़िम था। ओके, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई हैं। ओके, इसका नाम याद रखें आप, अकबर का नाम याद रखें, काफ़ी है यहाँ पर। ओके, और एक ये भी याद रख सकते कि मुसलमान होने के बावजूद हिंदुओं के साथ भी रवादारी का बर्ताव कौन करता था? अकबर। ओके, और ये सबसे मशहूर अकबर था, या मुग़लिया सल्तनत में सबसे मशहूर बादशाह कौन सा था? अकबर था। ओके, नेक्स्ट आते हैं शिवाजी। मुग़लियों से बगावत करके मराठा सल्तनत के क़याम अमल में लाने वाला बहादुर बादशाह शिवाजी था। इसने ख़ुद हिंदू होते हुए मजहबी रवादारी की पॉलिसी इख्तियार करके शरीयत हासिल की। तो मजहबी रवादारी को कौन ने इख्तियार किए थे? यहाँ पर शिवाजी ने भी किए थे। ओके, समर्थाराम दास शिवाजी के गुरु थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समर्था दास ओके शिवाजी के गुरु थे। समर्था रामदास, ठीक है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? समर्था रामदास इनके गुरु थे। इनके ज़माने में तुकाराम एक बड़े सूफ़ी थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तुकाराम किसके ज़माने के बड़े सूफ़ी थे? इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन थे बड़े सूफ़ी? किसके ज़माने के थे? ये शिवाजी के ज़माने के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर उस्मान अली ख़ान। ठीक है, ये हैदराबाद की हुकूमत के बारे में है। यहाँ पर रियासत हैदराबाद पर सल्तनत आसिफिया के सलातीन ने हुकूमत की। आसिफिया सलातीन मुसलमान थे। इनकी ज़बान दक्कनी उर्दू थी। कौन सी थी इनकी ज़बान? दक्कनी उर्दू। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। आसिफिया सलातीन की ज़बान कौन सी थी? उर्दू थी। मगर रिया की अक्सरियत का ताल्लुक़ हिंदू मत से था। इस रियासत की अहम ज़बानें कौन कौन सी थी? हैदराबाद रियासत की अहम ज़बानें कौन सी है? तेलुगु, कन्नड़ा और मराठी थी। निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान सल्तनत आसिफिया के आखिरी फरमानरवा थे। ठीक है, कौन थे आखिरी? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान। कौन? निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान सल्तनत आसिफिया के आखिरी फरमानरवा थे। निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने अंग्रेज़ों के ज़ेर असर रियासत हैदराबाद में ज़रई सनती तरक्की के अलावा कई तालीमी इदारे क़ायम किए। इनके दौरे हुकूमत में निज़ाम सागर और अली सागर तामीर किया गया। ओके, मूसा नदी पर उस्मान सागर प्रोजेक्ट तामीर किया गया। ठीक है, मूसा नदी पर कौन सा? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मूसा नदी पर उस्मान सागर प्रोजेक्ट तामीर किया गया, जिससे हैदराबाद के अवाम को पीने का पानी फराहम किया जाता है। ठीक है, कहाँ से? मूसा नदी से और उस्मान सागर प्रोजेक्ट से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा वीडियो ख़त्म। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि सबके पास वीडियो पहुंच सके और सबको नोट्स मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।